करती हूँ, ठीक है। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सीएसईडी की, कि सीएसईडी का मार्केट में आने के पीछे का मेन रीजन क्या था, ठीक है। और बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म था, ये जो आपका ऐसा कैसा हमने कौन सा प्लेटफॉर्म का यूज किया, ऐसे कौन से टूल का यूज किया जिसने हमारी सीएसईडी की हेल्प की, ठीक है, सीएसईडी के वे में हेल्प करी। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि यूजुअली हमारे डेवलपर क्या करते थे हमारे सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो आईटी इंडस्ट्री वी ऑल नो दैट मैन्युफैक्चर दी सॉफ्टवेयर। तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए डेवलपर्स का क्या रोल होता था, ठीक है, और जो वहां पे बैठे हुए इंजीनियर्स होते थे उनका क्या रोल होता था। तो अगर मैं बात करूं, हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं। अगर हमें एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च करना है, एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है। उसके लिए हमारे पास एक हाई क्वालिटी सोर्स कोड रेडी होना चाहिए, विच मीन्स एक बेटर सोर्स कोड जो कि हमारे हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कैपेबल हो। तो मैं क्या करूंगी, अपने हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर के लिए या अपने सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के लिए अपने डेवलपर्स को बोलूंगी कि वो सोर्स कोड रेडी करे, प्रोग्रामिंग करे, जो उनको लगता है बेटर सॉफ्टवेयर के लिए बेटर चीजें हैं, बेटर सोर्स कोड हम लोग लिख सकते हैं, उसके अंदर क्या एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करके सोर्स कोड को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। तो डेवलपर्स क्या करेंगे, अपनी लोकल सर्वर्स के ऊपर ये लोग क्या करेंगे, सोर्स कोड को रेडी करेंगे। अब सोर्स कोड के ये लोग जब रेडी करते हैं तो इनको कहा जाता है कि आपके पास ये बेनिफिट होता है कि आप क्या करो, अपने सोर्स कोड की जो वर्जनिंग है या जो उसकी कॉपीज है लोकली मत सेव करो, आप क्या करो, अपने अपने एनवायरमेंट के ऊपर गिट का पैकेज इंस्टॉल कर लो। गिट क्या होता है, गिट आपका एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है, जो बेसिकली आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, लाइक आपकी वर्जनिंग मेंटेन कर देता है। वर्जनिंग एज इन मतलब अगर मैंने कोई कोड क्रिएट जनरेट किया है, ठीक है, मेरा कोई कोड है, उस कोड को मुझे आगे जाके अपने गिटहब के ऊपर सेंड करना है, या फिर मैंने बोला मुझे उस कोड से अपने सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करना है, ठीक है, तो मैंने उस कोड को क्या किया, अपने सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करने के लिए यूज कर लिया। इन केस कुछ दिनों बाद मेरे को पता चला नहीं मुझे सोर्स कोड में चेंजेस करने हैं, वो सोर्स कोड को अब मैं ढूंढूं अपने लोकल पे कि वो किधर पड़ा है, या फिर मान लो उस सोर्स कोड को तो मैंने ढूंढ लिया, उसके अंदर दोबारा चेंजेस करते हैं और कुछ दिनों बाद मुझे अगेन चाहिए वो पुराना वाला कोड जिसमें चेंजेस कर दिए थे। सो दैट्स वाई हम लोग बार बार लोकली हमारे एनवायरमेंट पर हमारे सोर्स कोड की कॉपीज नहीं रखते खुद से। गिट हमें कहता है वो कॉपीज ना खुद ही क्रिएट करके दे देगा, वो कमिट्स आपको प्रोवाइड कर देगा कि आप कमिट्स इसके अंदर क्या करो। ठीक है, तो गिट क्या हेल्प करता है, गिट कहता है कि आपको कुछ नहीं करना, आप अपने अपने एनवायरमेंट के ऊपर लोकल सर्वर के ऊपर आप गिट का पैकेज इंस्टॉल करो और वहां पे एक रेपोजिटरी क्रिएट कर लो, अपनी लोकल रेपोजिटरीज। और उन लोकल रेपोजिटरीज के ऊपर आप एक कमांड परफॉर्म कर देना, गिट इनिट। गिट इनिट कमांड परफॉर्म करने से क्या होगा, आपकी वो पर्टिकुलर रेपोजिटरी, आपका वो पर्टिकुलर फोल्डर गिट की रेपोजिटरी बन जाएगी, जहां पे आप अपने सोर्स कोड को क्या करोगे, स्टोर करोगे, सेव करके रखोगे। एंड देयर आफ्टर आप क्या करते हो, अपने डेवलपर से बोलते हो आपको क्या करना है, अपने सोर्स कोड को आगे जाके पुश करना होगा एक ऐसे मेन सर्वर के ऊपर, एक मेन रेपोजिटरी पर, ताकि उस पर्टिकुलर रेपोजिटरी पर जब मल्टीपल डेवलपर्स के सोर्स कोड आएंगे तो उन सोर्स कोड को हम लोग मर्ज कर सके, कंपाइल कर सके, ठीक है, जो सा बेटर लग रहा है उसको रखेंगे, जो नहीं लग रहा है उसको रिमूव कर सके, तो मर्जिंग एंड कंपाइलिंग कर सके बेसिकली सोर्स कोड्स की। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, गिटहब का प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करते थे। तो गिटहब में क्या हुआ, गिटहब अब हमें सब कुछ करके दे रहा है एज इट इज, जैसे मैंने बताया वर्जनिंग हो रही है, ट्रैकिंग हो रही है, आप कमिट्स अपने चेक कर सकते हो, आप ये देख सकते हो किस डेवलपर ने किस टाइम पर और कितने बजे आपके सोर्स कोड को पुश किया है, ठीक है। इन सभी के सोर्स कोड को मल्टीपल डेवलपर्स के सोर्स कोड आए हैं, उनकी कॉपीज भी लोकली सेव हो रही है, ठीक है, उनकी वर्जनिंग भी मेंटेन हो पा रही है, आपकी हर एक चीज को हम लोग ट्रैक कर पा रहे हैं, और इन्हीं सोर्स कोड को हम लोग कंपाइल कर लेंगे, मर्ज करके एक सॉफ्टवेयर के हमें फॉर्म में इसको लॉन्च करना है। तो अब गिटहब का क्या काम होगा, जो जो सोर्स कोड, जो जो सोर्स कोड की फाइल्स उसके पास आई है उनको कंपाइल कराना और मर्ज कराना, ठीक है, एक सिंगल सोर्स कोड में। तो ये क्या करेगा, कंपाइल और मर्ज करा देगा आपके मल्टीपल सोर्स कोड्स को एक सिंगल सोर्स कोड फाइल के अंदर। सपोज इसने मल्टीपल सोर्स कोड की जो फाइल्स आई थी उनको एक एक सिंगल फाइल में मर्ज करके दे दिया, और उस फाइल का नेम इसने क्या रख दिया, माय कोड, ठीक है।
ये आ गई आपकी फाइल। इस फाइल के अंदर, इस आर्टिफैक्ट के अंदर आपका क्या है, सोर्स कोड पड़े हुए हैं, ठीक है। बेसिकली आप जिनको आर्टिफैक्ट्स भी बोलते हो, लाइक योर कच्चा माल, रॉ मटेरियल आपका यहाँ पड़ा हुआ है, जिसको आगे जाके अभी हमें बनाना है। तो गिटहब से हम लोग क्या करते थे, आगे हम लोग कहते थे कि हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेशन टूल्स का यूज करेंगे। ऑटोमेशन टूल्स कैसे, हम लोग जैसे कि सबसे पहले क्या लेते थे कि सोर्स कोड तो आ गया है, उसकी मर्जिंग एंड कंपाइलिंग तो हो गई है, लेकिन एक बार उसकी चेकिंग कर लेते हैं, इन केस अगर उसमें कुछ एरर आ गया, कुछ बग्स आ गया, ठीक है, उसके चेक्स हम करने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या रखते थे, एक सर्वर। फॉर एग्जाम्पल हमने रख लिया सोनार क्यूब। अब जरूरी नहीं है आप सोनार क्यूब रखो, अगर आपकी कंपनी में कोई और डिफरेंट टूल यूज हो रहा है फॉर स्कैनिंग, एनालिसिस, या कोड की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए, तो आप वो रख सकते हो। कंपल्सरी नहीं है कि आप सोनार क्यूब ही रखो। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने फेमस टूल सोनार क्यूब रख लिया। अब इस सोनार क्यूब का क्या काम होता है, सोनार क्यूब का काम होता है कि आपके उस पर्टिकुलर सोर्स कोड की, ये जो सिंगल सोर्स कोड आया ना माई कोड, इस आर्टिफैक्ट की एनालिसिस करना कि कोई इसमें बग्स तो नहीं है, इश्यूज तो नहीं है, आगे जाके तो नहीं कोई दिक्कत देगा। इन केस हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बिल्डअप करने के लिए रख लिया, और बिल्ड करते ही हमें पता चल रहा है कि नहीं ये तो एरर आ गया, क्यों, क्योंकि सोर्स कोड में कुछ बग्स थे। तो इसी वजह से सोनार क्यूब को रखा जाता है कि देखो ये आप एनालिसिस करके बता दो, सोर्स कोड की क्वालिटी टेस्ट करके दिखाओ, उसका सिंटेक्स सब कुछ ठीक है नहीं ठीक, सोर्स कोड में कोई इश्यू तो नहीं है। तो सोनार क्यूब क्या करके देगा, कोड की एनालिसिस करके देगा, पूरे के पूरे कोड के अंदर हर एक चीज को अच्छे से चेक करेगा। सोनार क्यूब ने टेस्टिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, टेस्टिंग कराने के बाद हमारा काम होता था कि हम हमारे सोर्स कोड को आगे कहाँ भेजे, बिल्डिंग कराने के लिए, बिकॉज बिल्ड तो कराना ही पड़ेगा एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में। तो इस आर्टिफैक्ट को बिल्ड कराने के लिए भी हमारे पास मल्टीपल टूल होते हैं, ठीक है, ग्रेडल, आंट, मावेन, बहुत सारे ऐसी बहुत सारे टूल्स होते हैं। हम लोगों ने किसका एग्जाम्पल ले लिया, मावेन का। तो माविन के ऊपर आपकी आर्टिफैक्ट आएगी, आर्टिफैक्ट की आपको फाइल आई थिंक आप सभी को पता ही होगी, pom.xml नाम से बनती है, जिसके अंदर पूरे के पूरे आर्टिफैक्ट की आपके सोर्स कोड की इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है, पूरा का पूरा सोर्स कोड उसमें रिटर्न रहता है। अब माविन का काम क्या होता है, माविन का बेसिकली एक ही काम होता है, बिल्डिंग करना। माविन क्या करता है, सोर्स कोड को, हाँ जी कोई बोल रहा है, आई थिंक इसका साइज तो नहीं इंक्रीज हो पाएगा किसी, ठीक है, इसका साइज तो नहीं इंक्रीज हो पाएगा, ये आपका पेंट के ऊपर है। चल मैं करके देखती हूँ, ऑलरेडी 100 ही है, इसको रुको करती हूँ, बहुत ज्यादा। हम्म, इतना ठीक है क्योंकि इतने में ही हो पाएगा, बाकी इसका दूसरा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से तो आपका ये देखो ये पूरा इसका वही है, इसके रिसोर्सेज है जो हम यूज करते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को, दिख रहा है ना, ठीक है। मेन कंसेप्ट समझ लो, दिखे ना भी तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इतना कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग थ्योरी वाला लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, जस्ट कंसेप्ट है, हमें जिसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अब माविन का क्या काम था, बिल्डिंग करना। माविन से हम बोलते हैं कि सोर्स कोड को आगे क्या कराओ, सोर्स कोड की एक और बार ना टेस्टिंग करा देना। टेस्टिंग क्यों कराते हैं, ताकि देखो सोर्स कोड बन तो गया, इन केस कभी बनने के बाद बनते टाइम अगर मान लो कोई प्रोसेस नहीं चला और वो एकदम से स्किप हो गया और नेक्स्ट प्रोसेस चल के सक्सेसफुल दिखा रहा है, बट हमें पता है एक प्रोसेस इसमें डन नहीं हुआ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोसेस रह गया, या तो आप माविन जब बिल्डअप हो रहा होगा आपका पर्टिकुलर सोर्स कोड आर्टिफैक्ट रेडी हो रहा होगा, जब वो बिल्डिंग हो रही होगी, तो उसमें आप वहां पे उसके जो आ जाते हैं ना प्रोसेस की, ये पर्टिकुलर प्रोसेस डन हो गया है, सक्सेस दिखा रहा है, ये फाइल लॉन्च हुई है एंड ऑल, इन सभी की सभी वर्जनिंग जो आपको मिलती है पूरे के पूरे मैसेजेस को, या तो आप मैन्युअली रीड करो, या सेकंड स्टेप आपके पास क्या होता है कि आप क्या करो, आप ना उसकी टेस्टिंग करा दो। टेस्टिंग कैसे कराओगे, एक अनदर ऑटोमेशन टूल ले लो लाइक सिलेनियम, आप इस टूल से बोल दो कि ये क्या कर दे, टेस्टिंग कर दे। तो टेस्टिंग के लिए आपने क्या बोल दिया, सेलेनियम का यूज कर लिया। अब माविन से जो कोड बन के आया, आर्टिफैक्ट का जो एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, उस सॉफ्टवेयर की एक बारी टेस्टिंग कर दो, ताकि उसमें आफ्टर दैट तो नहीं कोई इश्यू आ गया, बनते टाइम तो नहीं कोई बग जनरेट हो गए, ऐसा तो नहीं हो गया कि जब बन रहा था तो उसके अंदर कोई स्टेप मिस हो गया एंड ऑल। तो इस तरीके से हम लोग पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर की
टेस्टिंग कर देते हैं, उसकी क्वालिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये तो नहीं कि उसने कुछ ज्यादा जीबी रैम ले रहा है, यूटिलाइज करने वाला है, ठीक है, उसका सीपीयू, उसका सब कुछ हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि इन केस अगर वो ज्यादा आगे जाके हमें दिक्कत देगा, या ये तो नहीं उसके अंदर जब आप आपका आगे जाके जब सॉफ्टवेयर लॉन्च अप होगा, ठीक है, उसको डिप्लॉयमेंट आप जब कराओगे, तो डिप्लॉय करते टाइम जो आपके कस्टमर्स हैं, हो सकता है उसको यूज करते टाइम डाउन टाइम फेस करे। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार सॉफ्टवेयर के बनने के बाद भी उसकी अच्छे से टेस्टिंग करते हैं। तो सेलेनियम क्या करेगा, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी टेस्ट एंड उसकी अगेन देन सिंटेक्स टेस्टिंग एंड ऑल सब कुछ टेस्टिंग आपको करके देगा कि कोई बग्स और इश्यूज तो नहीं आपको फेस होने वाला आगे जाकर। सेलेनियम का काम डन। अब कहा जाता है जब सेलेनियम का काम डन हो जाए तो आगे जाके इसकी कर दो डिप्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर फुल रेडी है, टेस्टिंग हो गई है सक्सेसफुल। नाउ अब कहा जाता है कि आप क्या करो, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट कर दो। तो डिप्लॉयमेंट के लिए भी ना हमारे पास मल्टीपल टूल्स होते हैं। अभी तो जैसे एनसिबल है, एनसिबल जो हमारा पहले यूज होता था, हम सभी को पता है, इसके अंदर हम लोग जस्ट कुछ नहीं करते, जस्ट प्लेबुक्स रन करते हैं, उन प्लेबुक्स के अंदर डिफाइन करते हैं कि ये हमारा पर्टिकुलर होस्ट रहेगा, सभी ऑल ही होस्ट रख देते हैं हम लोग, एंड देन पर्टिकुलर कमांड्स एंड शेल बता देते हैं कि हम चाहते हैं हमारा, या लाइक फॉर एग्जांपल आपका क्यूबरनेटिस क्लस्टर है, आप उस क्यूबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर डिप्लॉयमेंट कराना चाहते हो। तो हमें सभी को पता है क्यूबरनेटिस के ऊपर दो फाइल्स बनना नीडफुल है, विच इज योर डिप्लॉयमेंट डॉट यामल एंड सर्विस डॉट यामल। जब आपकी सर्विस बन जाएगी, आपकी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, तभी जाके आपको अपनी एप्लीकेशन, आपका सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल होगा। तो उसी केस में हम लोग एंसिबल की प्लेबुक के अंदर डिफाइन कर देते हैं कि हमारी पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनने के लिए हमारी डिप्लॉयमेंट डॉट यामल क्रिएट कर देना, सर्विस डॉट यामल क्रिएट कर देना, जो कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर ऑलरेडी पड़ी हुई है। जब वो फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी, डिप्लॉयमेंट डन, अब आप अपनी एप्लीकेशन को कर सकते हो एक्सेस। तो एनसिबल के अंदर हम लोग प्लेबुक रन करते हैं एंड प्लेबुक के थ्रू हम लोग डिप्लॉयमेंट कराते हैं। तो एनसिबल के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, प्लेबुक रन, एंड देन एनसिबल हमें मदद करेगा डिप्लॉयमेंट करने के लिए। तो अब ये डिप्लॉयमेंट किसकी करेगा, जो सोर्स कोड आपके सामने बन के आया है। तो जो माई कोड फाइल थी उससे आपकी पहले क्या हुई, टेस्टिंग हुई उस आर्टिफैक्ट की, आर्टिफैक्ट टेस्टिंग के बाद बिल्डिंग हुई, बिल्डअप हो गया, देन उसके बाद अगेन टेस्टिंग हुई सेलेनियम के ऊपर, एंड देन जब आपको लगा आपका सॉफ्टवेयर परफेक्ट है, देन आपने उसकी डिप्लॉयमेंट की, किसकी हेल्प से, एनसिबल की हेल्प से। अब एनसिबल डिप्लॉयमेंट कहाँ करता है, एनसिबल के पास भी डिप्लॉयमेंट करने के लिए मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बोला यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हम लोगों ने क्रिएट किया, अब यहाँ पे हम लोग एक सर्वर तो रखेंगे नहीं, एटलीस्ट नंबर ऑफ सर्वर्स रखेंगे, बिकॉज हमें नहीं पता कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस सर्वर पे जाएगा, और हो सकता है अगर एक सर्वर पे जाए, एक सर्वर पे ज्यादा लोड आ गया तो वो बंद पड़ जाए। तो इस केस में हम लोग 3 सर्वर रखते हैं, ठीक है, और उसी के साथ हम लोग क्या रख लेते हैं, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या होता है, लोड बैलेंसर बेसिकली लोड को बैलेंस करने के लिए, जैसे कि नेम भी सजेस्ट हो रहा है, लोड को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस मान लो ये मेरे कस्टमर्स थे, ठीक है, ये मेरे बैठे हैं कस्टमर्स। अब इन कस्टमर्स ने क्या किया, मेरे सर्वर पे हिट करना था, उनको मेरी एप्लीकेशन पे हिट करना था। एप्लीकेशन जब क्रिएट होती है, जब आप उसको एक्सेस करते हो, तो आप क्या करते हो, आईपी एड्रेस देते हो एंड कुछ पोर्ट नंबर अलाउ करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अपना आईपी दे दिया था पब्लिक आईपी, और पोर्ट नंबर दिया था 9000, ठीक है। 9000 किसका, क्योंकि मेरी जो कुबरनेटिस क्लस्टर होगा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, उस पर मेरी ये एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी एप्लीकेशन इस वाले सर्वर पर है, ठीक है, एप्लीकेशन का नेम ले लेते हैं, या कुछ नहीं, हम लोगों ने देख लिया हमारी एप्लीकेशन इधर पड़ी हुई है। अब इस एप्लीकेशन को एक्सेस जब हम लोग खुद से करते हैं चेकिंग के लिए, हम लोग आईपी देते हैं और पोर्ट नंबर देते हैं। पोर्ट नंबर किसका, इस पर्टिकुलर सर्वर का, ताकि ये सर्वर आपका पब्लिक आईपी के साथ कनेक्ट हो जाए और आपको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन शो हो जाए, ठीक है। या अगर आपने कोई कंटेनर लॉन्च किया तो कंटेनर को आप पोर्ट नंबर दोगे, या फिर आप सर्विस लॉन्च किया तो सर्विस को एक पोर्ट नंबर अलाउ करते हो, ताकि आप चेक कर सको, क्या चेक कर सको, कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेसिबल है कि नहीं, ठीक है। अब हमें पता है आईपी एड्रेस देते हैं हम लोग। अब आईपी के थ्रू तो मैं बोल नहीं सकती ना कि अपनी कस्टमर्स को मैं आईपी दे दूं कि ये आईपी है, इस आईपी को याद कर लो और इस आईपी पे हिट कर देना। तो हम लोग क्या करते थे, आईपी की जगह यहाँ पे क्या करते थे, डीएनएस लगा देते थे, ठीक है। डीएनएस क्या हेल्प करता है हमें, जैसे आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं जहाँ पे आप जाके अपना डोमेन नेम लेते हो, होस्टिंग और डोमेन नेम, लाइक आपका गोडैडी, होस्टिंगर इंडिया, इस तरीके से होता है, ठीक है। आपने आई थिंक प्रैक्टिकल भी डन किया होगा अपने कुछ ऐसे फ्यू टूल्स में, जहाँ पे आपको इस तरीके से पता चलता है लोड बैलेंसर का यूज करके, लाइक एडब्ल्यूएस पे किया होगा, क्यूबरनेटीज पे किया होगा, या गूगल क्लाउड पे, किसी ना किसी पे किया होगा, किसी ना किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे तो ऑफकोर्स किया होगा। उसी वे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डीएनएस लगा देते हैं।
डीएनएस डोमेन नेम सर्वर, अब आपकी आईपी को एक नेम मिल जाएगा। नेम किस तरीके से, जो आपको देना आप दोगे, ठीक है, आप एक उसको डोमेन नेम दे दोगे, एंड एक्सटेंशन अगर आपको डॉट कॉम वाला लेना है, डॉट इन वाला लेना है, इट्स अप टू यू। डॉट कॉम विच इज पूरे वर्ल्ड के लिए होता है एक्सेसिबल, आप पूरे वर्ल्ड में कभी भी अपनी एप्लीकेशन को कहीं पे भी ओपन कर सकते हो। डॉट इन विच मीन्स आपका इंडिया के लिए होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया मेरी एप्लीकेशन का नाम ये हो गया शिखा.com करके, ठीक है। एंड सिक्योर, आपको पता ही है सिक्योरिटी के लिए आप HTTPS हो जाता है, तो वो सिक्योरिटी वगैरह अलग सी चीज है। हम लोग जस्ट इतना देखते हैं हमारी एप्लीकेशन रेडी हो गई। एप्लीकेशन का डोमेन नेम क्या है, शिखा.com, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, कस्टमर क्या है, इस एप्लीकेशन के डोमेन नेम पर हिट करेंगे। डोमेन नेम जो होगा आपका, ये जो डोमेन नेम है वो बेसिकली डीएनएस से मैप्ड है। डीएनएस विच मीन्स डीएनएस ही आपका डोमेन नेम आपको क्रिएट करके देता है। तो डीएनएस के अंदर हमारा क्या पड़ा हुआ है, हमारी एप्लीकेशन जिसका नेम क्या है, शिखा.com। अब ये डीएनएस आपका किससे मैप रहता है, लोड बैलेंसर से। तो लोड बैलेंसर से हो गया आपका डीएनएस मैप। हमें पता है हमारे जो क्लाइंट्स है उन्होंने हिट किया है हमारी एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन विच मीन्स हमारे डीएनएस पर, डीएनएस हमारा कनेक्टेड है लोड बैलेंसर से। अब लोड बैलेंसर के ऊपर आया ट्रैफिक, और लोड बैलेंसर का काम क्या होता है, आपके ट्रैफिक को आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो लोड बैलेंसर देखेगा कि किस सर्वर के ऊपर उसको आगे जाके लोड को सेंड करना है। क्यों, क्योंकि वो ये देखेगा जो लोड आया है वो ज्यादा अमाउंट का है, ठीक है। कौन सा हमारा ऐसा सर्वर है जो एक्टिव है, हेल्दी है, किसके पास कैपेबिलिटी है इतना लोड हैंडल करने की, किसके पास ज्यादा रैम दे रखी है, सीपीयू कितना है उसका, ठीक है। उनके बेसिकली कोर कंसेप्ट के ऊपर जाएगा, उनकी कोर चीजों को देखेगा कि इनकी जो कोर चीजें हैं, विच मीन्स वही आपका रैम, सीपीयू एंड ऑल, एक्टिविटी किस तरीके से हेल्दी है कि नहीं, लोड को ले सकता है नहीं ले सकता, यही सब चीजें चेक करेगा लोड बैलेंसर, एंड देन जाके आपके ट्रैफिक को वहां पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो ये प्रोसेस हमारा चलता था। अब इसको और मॉडिफाई किस तरीके से किया गया था, कहा था कि आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे तो करो मत, सिंपल। क्यों, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेसी आ जाती है। आपने डिप्लॉयमेंट कर दी सीधा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पर। अब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे डिप्लॉयमेंट तो हो गई, इन केस कभी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के सारे सर्वर, ठीक है, या आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट ही क्रैश हो गया, तो उस केस में क्या करोगे, क्योंकि ये तो आप फिजिकली सेटअप करोगे ना अपना प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, वो क्रैश हो गया पूरा का पूरा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक और हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बनाते हैं विच इज योर प्री प्रोडक्शन। अब प्री प्रोडक्शन का काम दो तरीके से होता है, दो तरीके से, किस तरीके से, पहले तो देखो आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे कभी भी अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय मत करो। पहले एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के बाद भी उसकी एक बार टेस्टिंग करो, इन केस बाद में कोई इश्यू आ गया, और बाद में इश्यू आ गया तो कस्टमर को बहुत ज्यादा एरर, बहुत ज्यादा इश्यू फेस करना पड़ सकता है, ट्रबल फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के ऊपर पहले हमारे सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कराते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे भी सेम एज इट इज, ये आपका प्री प्रोडक्शन रहेगा, प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, और ये हो जाता है आपका लोड बैलेंसर। सेम एज इट इज रहता है आपका लोड बैलेंसर, आपकी ट्रैफिक को इधर इधर सेंड करेगा। तो आप क्या करोगे, आपके डेवलपर्स सबसे पहले तो आप एंसिबल से बोलोगे प्री प्रोडक्शन एरिया पे भेजना है, ठीक है। स्टेजिंग एरिया जिसको आप बोलते हो, यहाँ पे आपकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी आपके सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर को एक्सेस करके चेक किया जाएगा सॉफ्टवेयर परफेक्टली रन हो रहा है नहीं हो रहा, कोई डाउन टाइम तो नहीं फेस कर रहा। हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर चल तो रहा है लेकिन लोड होने में बहुत टाइम ले रहा है, विच इज योर विच मीन्स डाउन टाइम फेस कर रहा है। तो उस केस में हर एक चीजों को देखा जाता है कि सोर्स कोड में इशू है, अगर सॉफ्टवेयर बंद हो गया सक्सेसफुल दिखाया लेकिन हमारा एक्सेस ही नहीं हो पा रहा, विच मीन्स ऑफकोर्स कुछ ना कुछ इशू है। तो हर एक चीज को चेक किया जाता है अच्छे से, तब जाके आपका सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया जाता है आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, एंड देन जाके आपके कस्टमर तक उसको एक्सेसिबल कराया जाता है। अब यहाँ पे भी देखो प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में तो हमें पता चल गया टेस्टिंग पर्पस से डाल रहा है, जिसको हम लोग स्टेजिंग एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। इवन आपकी कंपनी एक ही एनवायरनमेंट नहीं लगाती प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन की भी वो मल्टीपल एनवायरनमेंट्स लगाती है। एटलीस्ट वो कितने एनवायरनमेंट्स लगाएगी अपने एरिया पे, अपने एनवायरनमेंट पे वो एटलीस्ट 2 प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट लगाती है। टू क्यों, उसके पीछे का रीजन ये रहता है कि अगर कभी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हमारा पूरा का पूरा क्रैश हो गया, या फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो सकता है पूरा का पूरा एकदम से डाउन हो गया, तो उस केस में आपके पास ऐसा सेकंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट भी होना चाहिए जिसके ऊपर आप अपने लोड को स्वैप करा सके। तो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा
देखा जाता है कि पूरा की ये पूरा सस्टेन है कि नहीं। बेसिकली अगर आपका एक जगह से आपके कस्टमर यहाँ से रिमूव हो रहे हैं तो दूसरी जगह आप उनको सेंड कर रहे हो फटाफट, मतलब बिल्कुल भी टास्क आपका कहीं रुक नहीं रहा है एकदम से। अगर एक सर्वर आपका डाउन पड़ गया, सर्वर के अंदर का सारा लोड एकदम से ही इन विद इन अ फ्यू मोमेंट्स आपका पूरा का पूरा लोड दूसरे सर्वर पे चला जाएगा और वो अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे। तो जस्ट कुछ सेकंड्स की बात होती है और इस तरीके से हमारी इंडस्ट्री में काम होता है, ताकि काम हमारा रुकता नहीं है, ठीक है, और हमारे कस्टमर्स को डाउन टाइम फेस नहीं करना पड़ता। इन केस कुछ एप्लीकेशंस में, जैसे कि अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट एप्लीकेशन जो होती है, गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा हम लोग डाउन टाइम फेस करते हैं, बिकॉज उनमें लोड बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। और लोड आने की वजह से ही हम लोग उसके अंदर डाउन टाइम फेस करते हैं। इसीलिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जब हमें पता है कि हमारा ये सर्वर वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा ढंग से, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद ट्राई करते हैं कि शायद अब वर्क कर जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस टाइम पे लोड ज्यादा हो गया होगा, वो हैंग अप कर गया है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर रेस्ट देते हैं, हम लोग बाद में एप्लीकेशन को खोलते हैं ताकि उस टाइम तक लोड शायद थोड़ा कम हो जाए। तो यही मैटर करता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जितना लोड आया है उस लोड को चेक करते रहते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हमारा एक सर्वर बंद पड़ गया और लोड जो था हमारा वही रह गया और बंदे जो है हम लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि डाउन टाइम फेस कर रहे हैं। अब लोग क्या होते हैं, इरिटेट होकर वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिमूव होके दूसरी एप्लीकेशन को स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करने लग जाते हैं। सो दैट्स व्हाई उस केस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे एनवायरमेंट में मल्टीपल प्रोडक्शन एनवायरमेंट रखते हैं, ताकि अगर एक जगह से हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट डाउन पड़ गया, कोई भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का कोई एक सर्वर भी डाउन पड़ गया, तो उसका जो ट्रैफिक है वो स्वैप हो जाए दूसरे सर्वर पर। तो अगर मेरा फर्स्ट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट अगर डाउन पड़ गया, तो मेरे पास फिर भी एक मेथड है अपने आप को, अपने एप्लीकेशन को सेव रखने का और डाउन टाइम ना फेस करने का। वो क्या होता है, स्वैप करना पार्टीशन, मतलब दूसरे प्रोडक्शन एरिया पे मैं अपने पार्टीशन को स्वैप कर दूंगी। तो डीएनएस आपका इस वाले से भी मैप्ड रहता है। और मैप तो रहता है, चलो यहाँ पे आपने दो प्रोडक्शन एनवायरमेंट लगा तो दिए, ठीक है, डीएनएस आपके दोनों से मैप तो है। डीएनएस को कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले पे भेजना है? तो ये देखो किस तरीके से रहता है। आपका जो एनसिबल है उसपे हम सबसे पहले बता देते हैं प्राइमरी। तो अगर मैं बता दूं प्राइमरी में इस वाले प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को रखना है और सेकेंडरी में इस वाले को, तो इससे क्या होगा, फर्स्ट हमेशा ट्रैफिक सबसे पहले यहाँ आएगा, यहीं से डीएनएस मैप होगा, ठीक है, डीएनएस देखेगा यहाँ पे लोड आया है, यहीं पे डीएनएस को पता चलेगा अच्छा यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करानी है, ठीक है, डीएनएस को भी हम लोग बता देंगे प्राइमरी का कंसेप्ट एंड सेकेंडरी। देन आपका लोड आएगा डीएनएस पे, डीएनएस से हिट होगा आपके प्राइमरी प्रोडक्शन पे। अगर इनकेस कभी प्राइमरी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आपका डाउन पड़ जाए तो सेकेंडरी पे स्वैप हो जाता है पार्टीशन, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिकली एक प्रोसेस के वे में काम करता है, एक हिरार्की फॉर्म में काम करता है, ठीक है। अब हमें इतना तो पता है, यही सब कंसेप्ट हम लोग बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि यही सब कंसेप्ट चलता है किस तरीके से, लाइक यही पूरा का पूरा कंसेप्ट रहता है। आपकी टेस्टिंग होती है, बिल्डिंग होती है, टेस्टिंग होती है, देन डिप्लॉयमेंट होती है। अब हमें इतना भी पता है कि ये सभी चीजों को, ये जो पूरी की पूरी आपकी साइकिल होती है ना, इस साइकिल को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? इस साइकिल को हम लोग रेफर करते हैं एसडीएलसी। एसडीएलसी मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब सॉफ्टवेयर बन रहा होता है, ठीक है, तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल उसके लिए परफॉर्म की जाती है। अब सॉफ्टवेयर को बनने के लिए, ये तो जस्ट मैंने प्रोसेस आपको बताया, जब सॉफ्टवेयर की बिल्डिंग होती है उससे भी पहले बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर को बनाने से भी पहले पता है क्या देखा जाता है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर्स की नीड को जाना जाता है, ये गैदर किया जाता है इंफॉर्मेशन की। बेसिकली हमारा जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या चाहिए, पहले आपकी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है रिलेटेड टू कस्टमर्स, ठीक है, कि कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। जब इंफॉर्मेशन गैदर कर ली जाती है, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, प्लानिंग करना हमारे सॉफ्टवेयर की। जब प्लानिंग हो जाती है तो उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि प्लानिंग होने के बाद हमारे क्या करना, सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना। डिफाइन एज इन लाइक उस पर्टिकुलर प्लानिंग्स को। अब देखो मान लो मैं ये सब कुछ बता रही हूँ, ठीक है, मान लो मैंने बहुत कुछ ऐसा बता दिया जो कि आपको भी पता है, आप भी शायद भूल सकते हो, तो आप भी क्या करोगे, आप अपनी कॉपी पे, अपने नोटबुक पे, किसी पे भी अपने साइड में कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में सेव कर रखोगे। तो उसी तरीके से जो प्लानिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर जो हमारे, हम लोग कस्टमर से इंफॉर्मेशन गेदर करते हैं, उस सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन को, सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में सेव करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफाइनिंग का मेथड।
उस डिफाइनिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं। उसी डॉक्यूमेंटेशन को क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर रिलेटेड सारी के सारे पैरामीटर्स ऐड ऑन कर देते हैं कि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए और जो हमारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है वो ये है। फिर आप उसी की डिजाइनिंग करोगे भाई, अपने अभी तो देखोगे ना कि आपने कस्टमर्स की नीड तो जान ली, अब आप अपना भी तो देखोगे अपनी कंपनी में कि कितना आपका बजट है, ठीक है, आप कितना खर्च कर सकते हो अपने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए। ऐसा तो नहीं है कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट बहुत हाई है एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के लिए, लेकिन आपकी कंपनी अभी इतना पे नहीं कर सकती बिकॉज उनको नहीं पता रिजल्ट क्या आए या आउटपुट क्या आए। तो आप उसके ऑल्टरनेट ढूंढोगे, एक बेटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए देखोगे, या फिर हो सकता है कस्टमर्स की जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको ऐड ऑन करनी पड़े, तो आप पूरी की पूरी डिजाइनिंग करोगे। एंड देन जाके आपका आगे का प्रोसेस ये आएगा बिल्डिंग का, टेस्टिंग का, डिप्लॉयमेंट का। तो उससे पहले भी हमारे ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं जो कि SDLC लाइफ साइकिल में किए जाते हैं, जो कि हमें ये नहीं शो होता कि किस तरीके से हमारा एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे हमारे फेजेस होते हैं जिससे हमारा एक सॉफ्टवेयर होके निकलता है। जैसे कि प्लानिंग, ठीक है, देन आता है आपका डिफाइनिंग, आपका होता है डिजाइनिंग, फिर आप क्या करते हो, बिल्डिंग, टेस्टिंग, एंड देन लास्ट डिप्लॉयमेंट। ये सभी फेजेस होते हैं आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, जिसके थ्रू आपका एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आप बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स यूज करते हो, लाइक ताकि वो डाउन टाइम फेस ना करे, कोई बग्स ना हो, इश्यूज ना हो, और सॉफ्टवेयर परफेक्टली रन। अब हमें इतना तो पता चल गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, हम लोगों ने ये पूरा का पूरा प्रोसेस देखा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी जगह CI/CD की बात नहीं की। CI/CD के मेथड को अभी हम लोगों ने समझा नहीं, हमने जस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो लाइफ साइकिल है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लिया कि ये प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, हमें इतना तो समझ आ गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, आप देखो, आप सभी को पता होगा आपका जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका सॉफ्टवेयर है, अगर हम देखें यहाँ पे हम लोग CI/CD यूज नहीं कर रहे, तो सॉफ्टवेयर को जनरेट करने के लिए हम लोग ऑफकोर्स सी बात है कोई ना कोई मेथड तो यूज कर रहे हैं। तो उस मेथड के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मैनुअल वे। लाइक आप मैनुअली हर एक काम कर रहे हो, यहाँ पे भी आप सब कुछ मैनुअली कर रहे हो, आप मैनुअली अपने कोड को राइट कर रहे हो, ठीक है, कोड तो ऑफकोर्स सी बात है मैनुअली राइट करेगा डेवलपर। या आप क्या कर रहे हो, गिटहब पे पुश कर रहे हो, ठीक है, गिटहब से आगे जाके इंटीग्रेशन आपका क्या हो रहा है, सोनार क्यूब के साथ आप वहां जाके पुश करा रहे हो, देन डिप्लॉयमेंट मैनुअली, हर एक चीज आपकी मैनुअली हो रही है। मतलब गिटहब के ऊपर जो गिट इंजीनियर बैठा होगा वो किसके साथ कांटेक्ट करेगा, सोनार क्यूब इंजीनियर के साथ, और इसके ऊपर आपके कोड को आगे जाके भेजेगा कि टेस्टिंग करके दो। सोनार क्यूब जैसे ही आपके सोनार क्यूब इंजीनियर को इंफॉर्मेशन मिलेगी, हो सकता है उसको अभी आप लोगों ने बोला कि अभी जाके हमारी टेस्टिंग करनी है, उसने अभी मैसेज देखा नहीं, बाद में देख रहा है, ठीक है, आपने उसको ईमेल के थ्रू बताया, कैसे भी आप जैसे बताओगे मैनुअल वे में, तो उस वे में हमारा टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है। अगर मैं देखूं तो ये मैनुअली बताएगा सोनार क्यूब यूजर को, इंजीनियर को, वो टेस्टिंग करेगा, फिर सोनार क्यूब इंजीनियर आगे जाके अपने सोर्स कोड को, आपके आर्टिफैक्ट को माविन तक पहुंचाएगा। तो माविन इंजीनियर जो होगा फिर देन वो बिल्डिंग करेगा, वो भी मैनुअली। फिर माविन इंजीनियर से आगे सिलेनियम तक जाएगा, सिलेनियम इंजीनियर देन टेस्टिंग करेगा, देन उसके बाद एंसिबल तक पहुंचाया जाएगा, देन डिप्लॉयमेंट हो गया। अब डिप्लॉयमेंट भी वो मैनुअली करेगा। मतलब मैनुअली कैसे करेगा, अब वो जाएगा एक एक सर्वर के ऊपर जाके आपकी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करेगा, और देन जाके एक एक सर्वर के ऊपर जाके डिप्लॉयमेंट करेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज हमें फेस करने पड़ रहे थे, कि तब जाकर हमारा जो CI/CD जो था वो हमारा मार्केट में आया। अब देखो इश्यूज की अगर मैं बात करूं, क्या हुआ, सबसे पहले तो देखो इंटीग्रेशन का बहुत टाइम लग रहा था। इंटीग्रेशन मतलब आपको मैनुअली जाके एक दूसरे के साथ कॉन्वो करनी पड़ रही है कि ये काम कर दो, हमारा ये काम कर दो। इंटीग्रेट होने में बहुत टाइम ले रहा था, बहुत ज्यादा बेसिकली एफर्ट्स लग रहे थे, तब जाके हमारा इंटीग्रेशन डन हो पा रहा था, ठीक है। इंटीग्रेशन चलो हो गया। अब बात आती है कि कोड की डिफेक्ट्स को चेक किया जाए, भाई उसके अंदर कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है, एवरीथिंग की मतलब उसकी सिंटेक्स कैसी है ये सब चेक किया गया। अब सोनार क्यूब इंजीनियर ये सब चेक करने में उसको टाइम लग रहा है। अब मान लो आपके सोर्स कोड में कोई इशू था, सोनार क्यूब इंजीनियर अब डेवलपर तक पहुंचाएगा। यस, हाँ जी।
आई थिंक अदर्स, आर यू फेसिंग द सेम इशू? आपकी साइड से इशू है देन। ठीक है, आप एक बार या तो रिज्वाइन करके देखो। बिल्कुल बिल्कुल, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। रिकॉर्डिंग इवन आई थिंक मैं कर भी रही हूँ, हो भी रही है, जहां तक मेरे को याद है। बिल्कुल। ठीक है। सो हम लोग कहाँ थे, मतलब हर एक चीज जो है बहुत ही मैन्युअली हो रहा है। मैन्युअली हम सभी को पता है भाई, टाइम लगता है ना। इंटीग्रेशन में टाइम लग रहा है, कोड के डिफेक्ट चेक करने में टाइम लग रहा है, और मान लो कोड का डिफेक्ट मिल गया, अब सोनार क्यूब इंजीनियर आपका डेवलपर तक पहुंचा रहा है। अब क्या होता है, आपके कोड के डिफेक्ट तक, आपके डिफेक्ट को पहले ढूंढने में, फिर उसको बताने में कि भाई ये डिफेक्ट है, उसको बताकर बताना, फिर उसके बाद उसके अंदर दोबारा चेंजिंग करने में बहुत टाइम, दोबारा से आपका बहुत टाइम लग जाता है। फिर वही चीज है, कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। अब मान लो, अब क्या होता है, मावेन में जब मावेन के थ्रू आपका बिल्डिंग हो रही है, तो मावेन के जो इंजीनियर्स होंगे वो बिल्डिंग करेंगे, तो वो क्या करेंगे, डेवलपर्स को, आपके डेवलपर्स को कॉल कर लेंगे कि भाई हमारे साथ आके आप इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस आपने किया है ना, इसका पूरा का पूरा बिल्डिंग भी करवा दो। तो अब क्या होगा, डेवलपर्स जाएंगे मावेन वाली आपकी टीम जो होगी, आपकी बिल्डिंग टीम और इंटीग्रेशन टीम, उनके साथ जाके बैठेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले, फिर बिल्डिंग करवाएंगे। क्योंकि कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो बेसिकली डेवलपर स्क्रिप्ट्स लॉन्च करके देंगे, मैनुअल स्क्रिप्ट लिखेंगे और बताएंगे इस तरीके से करो, ठीक है, कि कोई इशू ना आ जाए। वो चेक करेंगे कि उनकी साइड से तो नहीं कोई इशू आ गया, फिर सेलेनियम के थ्रू दोबारा टेस्टिंग की जाएगी, यहाँ पे टेस्टिंग टीम अलग बैठी होगी, एनजीएल के ऊपर आपकी ऑपरेटिंग टीम अलग बैठी होगी डिप्लॉयमेंट करने के लिए। अब जो ऑपरेशनल टीम होगी उनको भी एक अलग से स्क्रिप्ट पहुंचाओ कि भाई इस स्क्रिप्ट के अंदर जो जो टास्क दे रखे हैं ना, ये पैरामीटर्स को रन करना एंड देन जाके डिप्लॉयमेंट करना। तो ऑपरेशनल टीम उस तरीके से वर्क करेगी, देखेगी हाँ ये ठीक है, ये वाला सोर्स कोड है, कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, यहाँ से लेना है, यहाँ पे जाके डिप्लॉयमेंट करना है। ऑपरेशनल टीम फिर उन स्क्रिप्ट्स के ऊपर वर्क करेगी। तो इतना ज्यादा इशू था कि हम लोगों ने क्या सोचा, आपका मार्केट में इस कंसेप्ट से बचने के लिए और काम को थोड़ा जल्दी करने के लिए, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट को जल्दी करने के लिए आपका सीआईसीडी आया था मार्केट। और ये सीआईसीडी ने हमारी क्या हेल्प करी, सीआईसीडी ने हमारी बहुत वे से हेल्प करी। लाइक फर्स्ट, सीआईसीडी जो था, ये आपका एक ऐसा प्रोसेस था जिसके थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट करते हो, ठीक है। आपका जो भी प्लेटफॉर्म होगा जहां पे भी आपको डिप्लॉयमेंट करनी है, आप वहां पे डिप्लॉयमेंट करोगे, एंड सीआईसीडी के थ्रू आप डिप्लॉयमेंट के साथ साथ उसकी इंटीग्रेशन भी कर देते हो। तो सीआईसीडी, दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर दी टू एक्रोनियम्स। आपकी दो एक्रोनियम्स रहते हैं, आपके दो वर्ड्स रहते हैं, टर्म्स रहती है। सबसे पहला कंटिन्यू इंटीग्रेशन, एंड देन हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यू डिलीवरी, या फिर बोल लो डिप्लॉयमेंट। अब काफी लोग क्या बोलते हैं, डिलीवरी और जो डिप्लॉयमेंट है वो वर्ड सेम है, कि डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट का मतलब सेम होता है। ठीक है, मतलब इसका यही है कि आपका सोर्स कोड, आपकी जो मेन प्लेटफॉर्म है, मेन जो पाथ है, प्रोडक्शन एरिया पर जाकर सेव हो रहा है, ठीक है, वहां पे जाकर डिप्लॉय हो रहा है। बट रियलिटी में डिलीवरी मतलब अलग होता है और डिप्लॉयमेंट का मतलब अलग होता है। दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कंटिन्यू इंटीग्रेशन, इसका प्रोसेस क्या होता है। कंटिन्यू इंटीग्रेशन से मतलब होता है कि आपका जो सोर्स कोड बन रहा है, जनरेट हो रहा है, वो एक कंटिन्यू फॉर्मेट में जनरेट हो रहा है। अब हमें पता है यहां तक हमारे सोर्स की जनरेशन चलती है, ठीक है, यहाँ तक सोर्स कोड हमारा रेडी होता है। पहले उसकी सोर्स कोड को आप पुश करोगे, ठीक है, शेयर्ड रिपोजिटरी पर, देन उसकी टेस्टिंग करोगे, देन बिल्डिंग होगी, देन टेस्टिंग होगी। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मैन्युअली में बहुत वर्क टाइम लग रहा था, तो हम क्या करते हैं, सीएचसीडी का यूज कर लेते हैं। सीएचसीडी फॉर एग्जाम्पल, आपके बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोग पूछ रहे थे ना, जेनकिंस और गिटलैब भी। तो जैसे कि हम लोग ले लेते हैं एक जेनकिंस और एक गिटलैब, हमारे दो ऐसे टूल्स होते हैं जो कि हमें हेल्प क्या करते हैं, सीआईसीडी की प्लेटफॉर्म, सीआईसीडी की जो फंक्शनैलिटी है, ये दोनों हमें प्रोवाइड करते हैं। जेनकिंस कैसे प्रोवाइड करते हैं, जेनकिंस कहता है कि आप इंटीग्रेशन जो मैन्युअली करा रहे हो ना, एक दूसरे को कॉल करा रहे हो, वो मत कराओ। जेनकिंस के ऊपर क्या होती है, प्लगइन्स। जेनकिंस के ऊपर प्लगइन्स का मेथड होता है। या तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, आप क्या करो, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारे सर्वर रख लो, रिसोर्सेज रख लो। एक बिल्डिंग सर्वर अलग होगा, आपका इंटीग्रेशन सर्वर अलग होगा, बेसिकली आपका गिटहब का सर्वर, देन आपका टेस्टिंग सर्वर अलग, फिर आपका अगेन टेस्टिंग सर्वर अलग। इस तरीके से बहुत सारे रिसोर्सेज रख लो। उन रिसोर्सेज को अपन आपस में इंटीग्रेट करा दो। किस तरीके से, आप या तो की बेस्ड ऑथेंटिकेशन करा सकते हो, जेनकिंस के साथ मैपिंग करा दो, तो जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करा दो हर एक सर्वर को, हर एक रिसोर्सेज को।
जेनकिंस के साथ ही आपस में इंटीग्रेट हो गए। अब जेनकिंस क्या करेगा, गिटहब के, आप जैसे ही गिटहब के ऊपर आपका जो कोड आएगा आपकी शेयर्ड रेपोजिटरी पर, गिटहब आपका कनेक्टेड होगा जेनकिंस के साथ। जेनकिंस को पता चलेगा कोड आया, कोड को वो जाके गिटहब के ऊपर चेक करेगा, वहां से कोड को कर लेगा वो पुल, या फिर आप बोलते हो क्लोन। जेनकिंस को मिल गया कोड। अब जेनकिंस ने क्या किया, उस पर्टिकुलर कोड को वो अपनी पर्टिकुलर पाथ पे रखता है। जैसे जेनकिंस के ऊपर जब भी आप कोई जॉब क्रिएट करते हो, वी ऑल नो दैट जेनकिंस के ऊपर जाकर हमें जॉब्स क्रिएट करनी होती है, और हम लोग पाइपलाइन रन करते हैं, ठीक है, ताकि जाके हमें आगे जाके हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमें मिल सके। तो जेनकिंस के ऊपर आपने जॉब बनाई, जॉब का जो पाथ होता है ना, उस पाथ के ऊपर आपका सोर्स कोड आता है। तो जेनकिंस के ऊपर सोर्स कोड कहाँ से आ गया, गिटहब से। क्यों, क्योंकि जेनकिंस हो गया इंटीग्रेट गिटहब से। आपको भी पता होगा गिटहब के साथ इंटीग्रेशन करने के दो मेथड होते हैं, जो कि हम लोग जेनकिंस में, अगर जिन्होंने पढ़ा होगा जेनकिंस तो देखा होगा। दो मेथड क्या होता है, या तो आप वेबहुक्स होता है गिटहब के ऊपर, उस वेबहुक्स के साथ आपस में इंटीग्रेट करो। ये जेनकिंस भी कहता है इंटीग्रेशन के लिए या तो आप उसके क्रेडेंशियल्स दे दो, और जेनकिंस के ऊपर भी वेबहुक्स का एक अलग से ऑप्शन होता है। तो ये दो मेथड्स यूज कर सकते हो आपस में इन दोनों का इंटीग्रेशन करने के लिए। अब जेनकिंस के ऊपर आ गया सोर्स कोड, अब उस सोर्स कोड की आगे क्या होनी है, टेस्टिंग। तो आप क्या करो, सोनार क्यूब सर्वर को भी जेनकिंस के साथ कर लो इंटीग्रेट, ठीक है। उसके क्रेडेंशियल्स जेनकिंस के ऊपर डाल दो। अब जेनकिंस को पता चल जाएगा, अच्छा उसकी क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है। तो जेनकिंस नेक्स्ट अपना स्टेप डन करेगा टेस्टिंग का, ठीक है। टेस्टिंग के अंदर आप देख लोगे अपने सोर्स कोड की पूरी टेस्टिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद मावेन आएगा, मावेन को भी देन अगेन जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करा दो, मावेन कर देगा बिल्डअप। देन उसके बाद सेलेनियम को भी इंटीग्रेट। तो आप सब सारे के सारे ऑटोमेशन टूल्स को जेनकिंस के साथ करा दो इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन डन, अपने आप आपका ऑटोमेटिकली काम डन होगा। तो ये बेसिकली ऑटोमेटेड हो जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली डन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन टूल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि जेनकिंस आपस में कनेक्टेड है। जेनकिंस आपकी पाइपलाइन को खुद ही रन करा रहा है, वो कह रहा है एक स्टेप डन सेकंड हो जाए, सेकंड स्टेप डन थर्ड हो जाए, थर्ड स्टेप डन फोर्थ हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जेनकिंस के ऊपर पाइपलाइन रन कर लेंगे, और उस पाइपलाइन के अंदर हम लोग स्टेजेस डिफाइन कर देते हैं कि फर्स्ट स्टेज में ये डन कर दो, सेकंड स्टेज में ये। तो ऑटोमेटिकली वो क्रेडेंशियल्स ढूंढेगा, उसके पास क्रेडेंशियल पड़े होंगे, इंटीग्रेशन हो रखा होगा, तो स्टेप डन कर देगा। इन केस अगर इंटीग्रेशन नहीं होता तो जेनकिंस स्टेप नहीं करता डन, आपकी डिप्लॉयमेंट नहीं करता। तो इंटीग्रेशन जरूर इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यू इंटीग्रेशन, मतलब कंटिन्यू इंटीग्रेट हो रहा है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप अगेन खुद ही ऑटोमेटिकली डन हो रहा है, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप। तो कंटिन्यू फॉर्मेट में ये रन होता है। तो इंटीग्रेशन मतलब होता है जनरेट होना। तो आपका जो कोड है, आपका सोर्स कोड, आपका आर्टिफैक्ट बिल्डअप जब हो रहा है तो कंटिन्यू फॉर्मेट में हो रहा है, कंटिन्यू जनरेट हो रहा है। अब वही चीज गिटलैब क्या कहता है, गिटलैब कहता है वो भी इसी तरीके से कर देगा। गिटलैब के ऊपर भी आपको एक फाइल लॉन्च करनी पड़ती है, डॉट गिटलैब हाइफन डॉट यामल करके, ठीक है, डॉट गिटलैब हाइफन यामल करके। उस फाइल के अंदर आप क्या करते हो, सारे के सारे पैरामीटर्स लिख दो, स्टेजेस डिफाइन कर दो, लाइक फर्स्ट स्टेज में ये कर देना, सेकंड स्टेज में ये, थर्ड स्टेज में ये, फोर्थ स्टेज में ये। फिर गिटलैब के ऊपर भी इंटीग्रेशन के अलग प्रोसेस होते हैं क्रेडेंशियल्स ऐड ऑन करने के, तो गिटलैब के थ्रू भी आप इंटीग्रेशन करा दो, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ जी, बिल्कुल, जस्ट अ सेकेंड। अभी सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ठीक है। सो हमें क्या पता है, देखो जेनकिंस क्या करता है, जेनकिंस के साथ अगर हमें इंटीग्रेशन कराना है तो आप आपके पास अगर जितने सारे रिसोर्सेस पड़े हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमेशन के, ऑटोमेशन टूल्स के, आपस में जेनकिंस के साथ करा दो उनको इंटीग्रेट। जब वो इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा डन, अब जेनकिंस का क्या काम है, आपका जो डिप्लॉयमेंट है उसको करना। तो जेनकिंस के साथ हम लोग क्या कराते हैं, इन सभी टूल्स को आपस में इंटीग्रेट करा देते हैं ताकि ये स्टेप हमारा डन हो जाए और हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर लॉन्च होके आ जाए। तो कंटिन्यू इंटीग्रेशन का मतलब और कुछ नहीं होता, जस्ट क्या हो रहा है, कंटिन्यू फॉर्मेट में जनरेशन हो रहा है, किसका, अब कॉस्ट की बात है, आपके सोर्स कोड का। और सोर्स कोड जनरेट होकर क्या बनेगा, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसकी, उस आर्टिफैक्ट को टेस्टिंग एंड बिल्डिंग करा के हम सॉफ्टवेयर में लॉन्च कर लेते हैं। अब मैंने क्या बोला था, गिटलैब। जैसे कि मैंने बताया जेनकिंस क्या करता है, आप इंटीग्रेशन कराते हो तब जाके अपने टास्क को डन करता है। सिमिलर वे में गिटलैब भी करता है। गिटलैब भी क्या कहता है, आप कुछ मत करो, आप गिटलैब के ऊपर एक फाइल लॉन्च करो, जैसे जेनकिंस के ऊपर भी एक जेनकिंस फाइल लॉन्च करता है और उसके अंदर स्टेजेस डिफाइन कर देता है। सिमिलर वे में गिटलैब के ऊपर आप डॉट गिटलैब हाइफन यमल करके एक फाइल होती है, उस फाइल को लॉन्च करो, उस फाइल के अंदर पैरामीटर्स डाल दो कि ये पहले स्टेप होगा,
आपके शेयर्ड रेपोजिटरी से कोड को पुल किया जाएगा। देन सेकंड स्टेप में आप बता दो टेस्टिंग की जाएगी कोड की। देन थर्ड स्टेप में आप बता दो बिल्डिंग की जाएगी। फोर्थ स्टेप में अगेन टेस्टिंग। एंड फिफ्थ स्टेप में आप बता दो डिप्लॉयमेंट। और डिप्लॉयमेंट का पाथ आप अपनी एंसिबल के अंदर, अगर एंसिबल यूज करो तो उसको प्लेबुक के अंदर डिफाइन कर देना। तो गिटलैब भी सेम प्रोसेस डन करता है एज इट इज जेनकिंस। लेकिन इनके बीच का मेन डिफरेंस क्या होता है, जेनकिंस कहता है कि आप ये जो प्रोसेस कर रहे हो जहां पे आपको रिसोर्सेज लेने पड़ रहे हैं, आप रिसोर्सेज मत लो, आप प्लगइन्स मेथड का यूज कर लो। मतलब जेनकिंस के ऊपर आप प्लगइन्स इंस्टॉल कर लो तो आपको अलग से आपका माविन का रिसोर्स नहीं बिल्डअप करना पड़ेगा। आप माविन की प्लगइन्स ले लो, सोनारक्यूब की प्लगइन्स ले लो, लेकिन सोनारक्यूब का सर्वर होता है जो हमें एक्सेस करना पड़ता है, दैट्स व्हाई सोनारक्यूब का रिसोर्स होना कंपलसरी हो जाता है। सिलेनियम का आप देख सकते हो, सिलेनियम की आप प्लगइन्स ले लो। अगर आपको डॉकर फाइल आपकी है तो डॉकर की आप प्लगइन्स ले लो, डॉकर का मत यूज करो, ठीक है, सर्वर। तो आप इस तरीके से क्या करते हो, जेनकिंस के ऊपर प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हो। लेकिन गिटलैब के ऊपर हम प्लगइन्स नहीं इंस्टॉल कर पाते। इनके बीच में फर्स्ट डिफरेंस तो ये होता है जो कि गिटलैब हमें ये प्रोवाइड नहीं करता। सेकेंड डिफरेंस इनके अंदर क्या होता है, जिसमें जेनकिंस क्या करता है, जेनकिंस हमें पता है सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, हमारी पाइपलाइन रन करता है, इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट करता है। लेकिन गिटलैब गिटलैब आपके दो टास्क आपको डन करता है, मतलब दो ऑटोमेशन टूल्स का आपस में वर्क करके देता है। दैट्स व्हाई गिटलैब यूज किया जाता है मार्केट में। कैसे, गिट आपका सबसे पहले तो गिटलैब किस दो वर्ड से बना है वी ऑल नो, एक तो गिट से और एक लैब से। मतलब गिट की टास्क को वो परफॉर्म कर पा रहा है, गिट की फंक्शनिंग कर पा रहा है, वर्जनिंग मेंटेन हो रही है, ट्रैकिंग हो पा रही है, आपकी सोर्स कोड जो है आपकी एक शेयर्ड रेपोजिटरी पे सेव किया जा रहा है, ठीक है। जो जो गिट कर पाता है सेम प्रोसेस गिटलैब भी कर पा रहा है। आप वहीं पे सोर्स कोड को सेव रखो और गिटलैब से ही आप पाइपलाइन रन कर दो, तो आपको जेनकिंस की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो गिटलैब के ऊपर किस तरीके से पाइपलाइन रन करोगे, जैसे मैंने बताया, एक फाइल लॉन्च करो और उस फाइल के अंदर सेम टास्क डाल दो जो कि आप जेनकिंस की फाइल के अंदर डिफाइन करते हो, इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट का। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच का जस्ट मिनिमम आपका मैक्सिमम आप बोलते हो जो मेजर डिफरेंस होता है, सॉरी, मेजर डिफरेंस जो होता है वो यही होता है। जेनकिंस प्लगइन्स मेथड देता है जो कि गिटलैब नहीं दे पाता। गिटलैब आपका क्या कहता है कि आपको जेनकिंस की नीड नहीं पड़ेगी, आप गिटलैब के ऊपर ही अपनी शेयर रेपोजिटरी क्रिएट करो, वहीं पे अपने सोर्स कोड को रखो, वहीं पे उसका इंटीग्रेशन कराओ, बिल्डिंग कराओ, डिप्लॉयमेंट कराओ, सब कुछ आपका गिटलैब के ऊपर कर रहा है। गिटलैब से, हाँ जी। गिटलैब के ऊपर सर्वर की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है, क्यों नहीं पड़ेगी। अब आप ये देखो, डिप्लॉयमेंट होगी तो ऑफकोर्स सी बात है एक सर्वर चाहिए। अब जब आप, हाँ जी, हाँ जी, हम्म, नहीं नहीं नहीं, आपको उसके लिए आपको लेना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। बाकी गिटलैब के ऊपर अगर आप फाइल लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, टेस्टिंग के जैसे आपने उसी के अंदर पैरामीटर्स डिफाइन कर दिया मार्विन एंड ऑल का, तो आपके पास शेयर्ड रनर्स टाइप आते हैं जिन रनर्स के ऊपर आप कुछ ऐसे पैरामीटर्स पहले से ऐड ऑन कर देते हो, लाइक मार्विन का पैकेज, ठीक है। तो मतलब आपको गिटलैब के ऊपर रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए, प्लगइन्स नहीं मिलती। रनर फॉर एग्जाम्पल डेवलपर्स ले सकते हो आप, एक ओवरव्यू के लिए। बाकी मैं और रनर्स का जब टॉपिक आएगा तो और अच्छे से इलैबोरेट करूंगी। बट रनर्स को आप एक एग्जांपल के फॉर्मेट में डेवलपर्स ले सकते हो। जो डेवलपर क्या करते हैं, आपके काम को डन करते हैं ना, आपकी मैनुअली आप अपने सर्वर के ऊपर जाके, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि मैं चाहती हूँ मेरी डिप्लॉयमेंट हो किधर, इस वाले सर्वर के ऊपर, ठीक है। तो ये डेवलपर डिफाइन करेगा, सोर्स कोड में कुछ चेंजेस करना है तो वो रनर इसी तरीके से होता है। रनर जस्ट पाइपलाइन को रन करने के लिए आपकी हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखेंगे अलग से सर्वर की गिटलैब में। नहीं नहीं, पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है आपको। अगर आप सोनार क्यूब देखो टेस्टिंग कर रहे हो ऑफकोर्स लोगे, सिलेनियम टेस्टिंग कर रहे हो ऑफकोर्स लोगे, माविन का पैकेज होना कंपलसरी है, क्योंकि माविन के लिए प्लगइन्स तो आप, गिटलैब प्लगइन्स नहीं देता ना, सिमिलर सी बात है। अगर प्लगइन्स नहीं है तो गिटलैब को कैसे पता चलेगा भाई माविन के थ्रू बिल्डअप कराना है। बिल्कुल। अब रनर्स में देखो, मैं फॉर अब बताती हूँ, जैसे आपको एक आइडिया मिल गया होगा, जैसे हमने कहा एक सर्वर है जिसके ऊपर हम लोगों ने माविन का पैकेज डाल दिया है ना। अब गिटलैब हमारा उस पर्टिकुलर सर्वर के साथ कनेक्टेड कैसे रहेगा, तो वो रनर के थ्रू कनेक्टेड रहता है।
रनर कहता है इसके ऊपर माविन का पैकेज डला हुआ है, गिटलैब रनर के साथ कनेक्ट करता है, देखेगा माविन का पैकेज है, बिल्डिंग करके दे देगा उस सर्वर पे, एंड देन डिप्लॉयमेंट कर देगा आपके नेक्स्ट सर्वर पे जो आपने बताया होगा टास्क में या प्लेटफॉर्म पे, कि भाई इस वाले पाथ पे जाके डिप्लॉयमेंट कर देना। तो रनर एक जस्ट हेल्प करता है उसकी हर एक चीज को डिप्लॉय कराने में और लाइक फाइंड कराने में कि माविन का पैकेज कहाँ है, इस वाले रनर पे पड़ा है। तो यहाँ पे आप बेसिकली सर्वर नहीं बोलते हो, यहाँ पे आप रनर लेते हो, और रनर जब तक कनेक्टेड नहीं होगा गिटलैब से आपके टास्क परफॉर्म नहीं हो पाते। ठीक है। तो मल्टीपल अगर आपके पास सर्वर्स है ना तो उनके अंदर रनर्स होना कंपलसरी है, एंड रनर्स अगर कनेक्टेड है गिटलैब से देन आपका टास्क परफॉर्म होगा। बिल्कुल। हम्म। बताती हूँ, देखो जैसे अभी हम लोगों ने बात की ना रनर्स की, रनर्स जैसे जेनकिंस के ऊपर क्या होता है, आपके एजेंट्स पड़े होते हैं, है ना। ऐसी ना, हाँ, ऐसी ना गिटलैब के ऊपर ना जो रनर्स होते हैं उनको हम एजेंट्स बोल देते हैं। ये एजेंट्स हैं जिनके ऊपर हमारे माविन की पैकेज एंड ऑल सब पड़ा हुआ है। गिटलैब आपके एजेंट के साथ कनेक्ट करता है और देखता है हाँ एजेंट के ऊपर माविन का पैकेज है, माविन है इंस्टॉल, देन जाके आपके सोर्स कोड को कर देता है बिल्ड, तो आपको प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। मैं ये आपको बता दूंगी, लेकिन मैं अभी हम लोग आज सीआईसीडी को फोकस करते हैं, क्योंकि देखो अभी रनर्स का टॉपिक हम लोग, क्योंकि अभी गिटलैब हमारा भी नहीं है, अभी हम लोगों ने गिटलैब के ऊपर डिस्कशन ही नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट, गिटलैब अभी हमारा पिक्चर में आया नहीं है। गिटलैब को हम लोग अलग से दिन देंगे जिसमें मैं रनर्स को कवर अप करूंगी, क्योंकि मैं एक फॉर्मेट में चल रही हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है मैं आज आपको सीआईसीडी का डिलीवर करूंगी, ठीक है। देन हम लोग गिटलैब के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके प्रोजेक्ट्स रन करेंगे, एंड देन रनर के टॉपिक वाले दिन उसको और अच्छे से इलेबोरेट करेंगे। तो इसीलिए मैं अभी आपको कह रही हूँ, आप जस्ट रनर्स को इतना अंडरस्टैंड कर लो, जस्ट कुछ नहीं है, आपके एजेंट्स है। और वो जो एजेंट्स है आपको हेल्प करते हैं। अभी आप ये मत सोचो कि गिटलैब के ऊपर माविन का पैकेज कहाँ पड़ा है या बिल्डिंग कैसे हो रही है, अगर प्लगइन्स नहीं है तो किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस हम लोग तभी क्लियर कर पाएंगे जब गिटलैब के रनर्स को हम पढ़ रहे होंगे। क्योंकि अगर अभी मैं आपको समझा दूंगी आपको तब भी समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ये एजेंट बैठा है, अभी जस्ट मैं आपको इतना हल्का फुल्का इसके ऊपर ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। ये मान लो ये आपका एजेंट है, ये आपका है गिटलैब। गिटलैब आपका कनेक्ट होता है एजेंट से, ठीक है। किस तरीके से, अब यहाँ पे भी आपको दो तरीके से मिलते हैं, आपको एक मिलता है शेयर्ड रनर्स, एक आपका होता है लोकल रनर। शेयर्ड रनर्स वो जो गिटलैब इनबिल्ट होते हैं गिटलैब के अंदर, जो कि आपको बाय डिफॉल्टेड मिलते हैं, आपको उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है। देन होते हैं आपके लोकल रनर्स, ठीक है। लोकल रनर्स जो आप खुद से क्रिएट कर लेते हो, तो आप इस तरीके से आप क्रिएट करते हो। तो शेयर रनर्स ऐसा नहीं होते सारी पे होते हैं, आपको कुछ फ्री भी मिलता है, कुछ टाइम तक आई थिंक फ्री लिमिट मिलती है आपको उसकी। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस एजेंट के ऊपर आपका पड़ा है सपोज माविन का पैकेज, ठीक है, और उसके ऊपर आपका क्या आया है सोर्स कोड। क्योंकि आपका एजेंट आपकी गिटहब से भी तो कनेक्ट, आपकी गिटलैब से कनेक्टेड रहेगा ना, तो इसके ऊपर भी आपका सोर्स कोड आएगा। अब क्या होगा, हमारा ये गिटलैब था, गिटलैब के ऊपर हम लोगों ने सोर्स कोड शेयर्ड रेपोजिटरी पे किया था सेव। गिटलैब की आपकी पाइपलाइन रन हुई, तो पाइपलाइन में आपका जो रनर है उसका काम क्या होता है, एज एन एजेंट रनर कहता है कि जो पाइपलाइन में आपका जो सोर्स कोड पड़ा हुआ है ना, उस सोर्स कोड की बिल्डिंग एंड ऑल सब करानी होगी। तो रनर के ऊपर ही आप क्या कर देते हो, पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हो। पैकेजेस इंस्टॉल करने से बेनिफिट ये होगा, क्यों, क्योंकि गिटलैब के ऊपर कोई प्लगइन्स का तो मेथड होता नहीं है कि आप प्लगइन्स इंस्टॉल कर लो। गिटलैब के थ्रू अगर आपको बिल्डिंग करानी पड़ जाएगी, एनालिसिस कराना पड़ जाएगा, तो आपके पास डिफरेंट कोई डिफरेंट सर्वर होना चाहिए। तो वो सर्वर आपस में गिटलैब के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको उसके लिए रनर इंस्टॉल करना पड़ता है, कि उसको पता चल जाए कि गिटलैब का रनर है। ऐसे नहीं किसी भी आप मशीन से उसको कनेक्ट करा दो, ऐसे वो कनेक्ट नहीं होता जब तक कि वो रनर के थ्रू ही कनेक्ट हो सकता है। तो आप इसके ऊपर क्या करते हो, रनर इसके साथ एक रनर क्रिएट करते हो और उस रनर को आप अपने गिटलैब के साथ मैप करा लेते हो, बेसिकली कनेक्ट कराते हो। तो आपका अगर सेकंड स्टेज बिल्डिंग का है ना आपके सोर्स कोड को, तो आपका गिटलैब क्या करेगा, अपने एजेंट पे जाएगा, एजेंट पे चेक करेगा आपका माविन का पैकेज है,
इन केस अगर पड़ा हुआ होगा तो आपका पैकेज बिल्डअप हो जाएगा। इन केस अगर पैकेज नहीं है तो बिल्डअप ही नहीं होगा। तो गिटलैब और एजेंट आपस में कनेक्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जेनकिंस के ऊपर आपकी प्लगइन्स रहती है। अब जेनकिंस अपना काम तब तक करेगा जब तक उसके पास प्लगइन्स है ना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो जेनकिंस के ऊपर आपने प्लगइन्स नहीं डाली, ये आपका हो गया जेनकिंस सर्वर, ठीक है, और ये आपका एक डिफरेंट सर्वर है। तो आपने क्या बोला है जेनकिंस से कि जेनकिंस को बिल्डअप कराना है। अब बिल्डिंग कराने के लिए वो भी तो चेक करेगा ना कि इस रिसोर्स के ऊपर मार्विन का पैकेज पड़ा है नहीं पड़ा, आपस में इन दोनों का इंटीग्रेशन कैसे हुआ है। इंटीग्रेशन सिंपली हम लोगों ने इनका एसएसएच के थ्रू कर लिया, फॉर एग्जांपल की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अब आपका जेनकिंस इस सर्वर पे जाके चेक करेगा मार्विन का पैकेज होगा तो बिल्डिंग कर देगा, इनकेस नहीं होगा तो नहीं करेगा। सिमिलर केस में गिटलैब कहता है कि ये जब इंटीग्रेशन करता है तो ये इंटीग्रेशन एसएसएच के थ्रू नहीं करता। गिटलैब इंटीग्रेशन किस तरीके से करता है, रनर के फॉर्म में एक एजेंट क्रिएट कराता है। तो रनर के फॉर्म में आपका इंटीग्रेशन डन होता है उस सर्वर का, एंड देन जब सर्वर के साथ इंटीग्रेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ रनर, तो इस सर्वर के ऊपर चेक किया जाता है अगर मार्विन का पैकेज है तो बिल्डिंग होगी आपके सोर्स कोड की, इनकेस नहीं एग्जिस्ट करता तो आपका सोर्स कोड बिल्डअप नहीं हो पाएगा। क्योंकि गिटलैब के ऊपर आप इंस्टॉलेशन तो डाल नहीं सकते आपकी स्टेज के अंदर, अपनी फाइल के अंदर, आप जस्ट उसके अंदर फाइल के अंदर क्या डिफाइन कर सकते हो, जो सोर्स कोड आया है उसकी बिल्डिंग कर दो, और बिल्डिंग की कमांड एमवीएन आपका जो रहता है क्लीन इंस्टॉल जो होता है आपका पैकेज, ठीक है, या क्लीन पैकेज करके आप जो कमांड डालते हो उस कमांड को डाल दो, आपका पैकेज बनना स्टार्ट हो जाए। लेकिन एमवीएन को आपका जो मार्विन है उसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास एक सर्वर तो होगा ना। सिमिलरली सोनार क्यूब आपका एक एनालिसिस टूल है। उस टूल को आपको अगर एक्सेस करना है, उस टूल के रिलेटेड आप क्या करोगे, उसको एक पासवर्ड अलाउ करोगे, ठीक है, उसके अंदर जाके आप उसका एक टोकन लोगे, तब जाके तो आप उसका क्रेडेंशियल क्रिएट कर पाओगे। विच मीन्स ये आपका होता है सोनार क्यूब का सर्वर। आप सोनार क्यूब की अगर जेनकिंस में भी बात करें तो कभी भी सोनार क्यूब की प्लगइन्स आप नहीं लेते डायरेक्ट, प्लगइन्स लेते हो तो उसके एनालिसिस के लिए, बट डायरेक्ट अगर आप सोनार क्यूब के साथ इसको इंटीग्रेट कराना चाहते हो, आपने जेनकिंस के ऊपर सोनार क्यूब की सीधा प्लगइन्स डाल दी तो आपका वर्क नहीं करेगा। आपके पास सोनार क्यूब का सर्वर होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि सोनार क्यूब के सर्वर पे जाके आप उसका टोकन जनरेट करोगे और वो टोकन आपका एज अ पासवर्ड होगा आपके सोनार क्यूब सर्वर का, जो कि एनालिसिस करके देगा। तो सोनार क्यूब का सर्वर होना कंपलसरी है। अब इसका आपने एक डिफरेंट एजेंट बना दिया, उस एजेंट को आप क्या करोगे, उस एजेंट को आप अपने गिटलैब के साथ कनेक्ट करोगे, ये आपका एजेंट कनेक्टेड हो गया। अब गिटलैब अगेन देखेगा उसके इस एजेंट के ऊपर भाई सोनार क्यूब का पैकेज है कि नहीं, इनकेस अगर नहीं होगा तो एनालिसिस नहीं होगी, अगर होगा तो एनालिसिस डन। तो जस्ट ये एक छोटा सा ओवरव्यू है रनर्स आपके एजेंट्स और गिटलैब के बीच में, जो कि हम लोग आगे की क्लासेस में और डीपली जाके अंडरस्टैंड करेंगे। ये तो जस्ट एक मैंने आपको एक आइडिया क्लियर कर दिया कि आपका ये बेसिकली किस तरीके से चेक करता है मार्विन से के थ्रू बिल्डअप कराना है, ठीक है। फ्री टियर ही यूज करेंगे हम लोग, बिकॉज कि सब्सक्रिप्शन वाला ही लेने वाले हैं हम लोग, फ्री टियर पे ही वर्क करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस पर्पज से यूज कर रहे हैं ना। और नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, हमें हम इतना कुछ उसमें इतना कुछ डेप्थ में थोड़ी जाने वाले हैं हम लोग, जस्ट एक नॉर्मल सोर्स कोड कहीं से भी आप ले लो, सोर्स कोड तो खुद बिल्ड नहीं करेंगे हम लोग, कोई अगर छोटे मोटे सोर्स कोड है फॉर अंडरस्टैंडिंग वो बिल्डअप करके देख लेंगे। बाकी सोर्स कोड हम लोग कोई भी ले सकते हैं, उस सोर्स कोड से जस्ट हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से डिप्लॉयमेंट हो रही है। बट हाँ, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंड कहीं प्रेमिसेस पे वर्क कर रहे हो तो प्लीज आप सब्सक्रिप्शन ले लेना, बिकॉज उसमें कुछ ऐसी आपके एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं लाइक रनर्स रिलेटेड, रनर्स में इशू करता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी शेयर्ड रनर्स लेना। शेयर्ड रनर्स इजी रहते हैं, ऑटोमेटिकली आधे से ज्यादा उसमें ना कॉन्फ़िगरेशन डन रहती है, लोकल में आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ती है। तो शेयर्ड रनर्स आपको वो सब्सक्रिप्शन पे ही मिलते हैं, तो आप कुछ फ्यू अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बाकी आपको आई थिंक सब्सक्रिप्शन पे ही मिलते हैं। तो उस केस में आपको गिटलैब की जो दूसरा होता है सब्सक्रिप्शन वाला लेना पड़ता है। बाकी अगर आप फ्री टियर पे प्रैक्टिस पर्पज के लिए करो तो इट्स ओके, जैसे आपका एडब्ल्यूएस पे होता है। बिल्कुल आप रनर कर सकते हो, आपका कौन सा, आप इतना इतने थोड़ी क्रिएट करने होंगे, हार्डली आपको कितने प्रैक्टिस के लिए एक दो रनर की नीड पड़ेगी और थोड़ी, बस ज्यादा थोड़ी चाहिए हमें, कौन सा बहुत सारे क्रिएट करना है या बहुत सारे सर्वर हमारे पास पड़े हैं जिनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मल्टीपल अपनी प्रैक्टिस पर्पज के लिए एक सर्वर पे करना है, एक रनर होना कंपलसरी है, एक ही के ऊपर कर लो, क्योंकि देखो रिसोर्सेज भी तो फिर ज्यादा लगेंगे ना।
अगर आप एडब्ल्यूएस के ऊपर भी रिसोर्सेज क्रिएट करोगे उसका भी तो बिल आ जाएगा ना फिर। तो इस वजह से प्रैक्टिस पर्पस के अकॉर्डिंग देखिए। हम लोग जावा का भी देख लेंगे। डॉट नेट का आगे देखो, मैं बताती हूँ आपको डॉट नेट के रिलेटेड हम लोग करेंगे नहीं करेंगे। बाकी उसमें कोड से मैटर नहीं करता, बिकॉज आपका मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपको पता ही है, अगर बिल्डिंग टूल आप कोई भी लगाओ, आपकी कमांड तो फॉलो अप होगी। अगर कमांड ठीक डाली है तो आपका बिल्डिंग तो होके रहेगी। अगर ठीक मतलब आपने अगर ठीक प्रोसेस या ठीक कमांड्स एग्जीक्यूट की है। इन केस अगर सोर्स कोड में कुछ एरर है तो बिल्डिंग नहीं हो पाएगी, हमें भी पता है। तो मेन सोर्स कोड मैटर करता है। सोर्स कोड अगर परफेक्ट है तो बाकी का स्टेप इजीली डन हो ही जाता है, क्योंकि कंसेप्ट में क्या है, कंसेप्ट सेम है सबका। बिल्कुल। फ्री टीयर में इंटीग्रेशन टेराफॉर्म और ईकेएस का। ईकेएस बहुत आपको भी पता है, बहुत ज्यादा वो आपका यूज करता है स्पेस, और बहुत उसका क्लस्टर बनने में बहुत टाइम लग जाता है। फ्री टीयर में पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बिकॉज मैंने फ्री टीयर पे ईकेएस एंड ऑल का नहीं कर रखा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आपका स्पेस लेता है, एंड इवन उसके चार्जेस तो आएंगे आपकी एडब्ल्यूएस पे तो ऑफ कोर्स आएंगे, अगर आप उस पे कर रहे हो या अगर आप अज्योर किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो। तो फ्री टियर में देखना पड़ेगा, बिकॉज फ्री टियर का मुझे आइडिया नहीं कि वो इतना ज्यादा स्पेस दे देगा। बाकी ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं देगा तो फिर वही आप सब्सक्रिप्शन लोगे। बाकी हम्म। हाँ, अगर अच्छा अगर आप डिप्लॉयमेंट के पर्पज से कह रहे हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज आप ईकेएस तो इसी के साथ इंटीग्रेट थोड़ी करोगे। आप एक अलग से कोई डिप्लॉयमेंट टूल लोगे ना इंटीग्रेशन के लिए। हाँ, डिप्लॉयमेंट आप अलग सर्वर पे कर लो, ये कर लो, तो अब शायद थोड़ा वो नहीं करे, क्योंकि उस टाइम पे आप एक ही तो सर्वर ले रहे हो, सिर्फ ईकेएस ईकेएस का क्लस्टर लोगे और बाकी तो नहीं लोगे कुछ डिप्लॉयमेंट करने के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं बताऊंगी आपको। गिटलैब के ऊपर क्यूबरनेटीज क्लस्टर नहीं सेटअप करेंगे हम, क्यूबरनेटीज क्लस्टर आपका अलग ही रहेगा जिसके ऊपर डिप्लॉयमेंट करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि गिटलैब। हम्म। बट ये गिटलैब के ऊपर नहीं है ना आपका, गिटलैब ऐसी कोई हमें रिसोर्स नहीं देता ना, मैंने जैसे बताया गिटलैब कोई प्लगइन्स भी नहीं देता। क्यूबरनेटीज और गिटलैब का आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे आपका, अच्छा ये क्वेश्चन है। ओके ओके ओके, नो इश्यूज। देखो, मैं बताती हूँ। बेसिकली उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यूबरनेटीज का अलग सर्वर रेडी करेंगे जिसपे क्लस्टर लॉन्च करेंगे, ठीक है। और गिटलैब को उसके साथ हम इंटीग्रेट नहीं कराएंगे, गिटलैब का इंटीग्रेशन हम एक डिप्लॉयमेंट टूल के साथ कराएंगे, विच कुड भी आपका आर्गो सीडी ले लेंगे, ताकि वो अब आजकल ज्यादा मार्केट में चल रहा है और एक न्यू टेक्नोलॉजी है, और आपको ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग भी मिल जाएगी, तो आर्गो सीडी के थ्रू हम लोग आगे डिप्लॉयमेंट करा देंगे। तो क्यूबरनेटीज को अटैच नहीं कराएंगे, क्योंकि आर्गो सीडी बाय डिफॉल्ट आपका रिस्ट्रिक्टेड टू क्यूबरनेटीज ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग डिप्लॉयमेंट के लिए एक अलग टूल लेंगे। सीधा क्यूबरनेटीज का एक डिफरेंट क्लस्टर रहेगा फॉर दी प्रोडक्शन, एज इन लाइक प्रोडक्शन एनवायरमेंट। हाँ हाँ बिल्कुल, उसका अलग सर्वर बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी आर्गो सीडी किस तरीके से होता है। बेसिकली आर्गो सीडी ना आपका क्यूबरनेटीज के ऊपर ही होता है, तो आपको उसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं, क्यों आर्गो सीडी के ऊपर, क्यूबरनेटीज क्लस्टर के ऊपर ही आपका आर्गो सीडी लॉन्च होता है, ठीक है। और आर्गो सीडी आपका कनेक्ट हो जाता है गिटलैब से, तो अब क्या होगा, डिप्लॉयमेंट आपका ऑटोमेटिकली उसी सर्वर पे हो जाएगा जिसके ऊपर आर्गो सीडी भी ऑलरेडी है। तो उसको इंटीग्रेट करने में टाइम नहीं लगेगा। क्या? बिल्कुल, हाई स्केलेबिलिटी पे ही होता है, इवन ये आपको ट्रैक करके भी बताता है कि अगर भाई डाउन टाइम तो नहीं फेस हो पा रहा आपको, कहीं कुछ कॉम्प्लिकेसी तो नहीं आ रही, ये सब प्रोवाइड होता है। आर्गो सिटी बहुत बेटर है, अगर हम कंपेयर करें एनसिबल से या बाकी जो आपके डिप्लॉयमेंट टूल्स है, बिकॉज ये रिसेंट है ना। आपका ये आपको पूरी की पूरी मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग करके दे रहा है, भाई कोड क्यों नहीं पुश हो पा रहा है, ये सब बताता है। नो, ये जस्ट आपका फ्री टियर रहता है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप पैकेज इंस्टॉल करते हो ना बाकी अपने ऑटोमेशन टूल से रिलेटेड, आपको कुछ नहीं करना। आर्गो सीडी का पैकेज इंस्टॉल करो अपने सर्वर के ऊपर, एंड आर्गो सीडी का आपको एक लॉगिन आईडी एंड कंसोल मिल जाता है, उसको एक्सेस करो, उस पे आपको सब दिखता है।
बिल्कुल सोनार क्यूब की तरह। बिल्कुल सोनार क्यूब। हाँ बिल्कुल। नहीं तो आर्गो सीडी के लिए आपको वेरिएबल की नीड नहीं पड़ती। आर्गो सीडी बहुत सिक्योर होता है, ठीक है, बहुत ही सिक्योर है। तो उसका आपको ना जो पासवर्ड मिलता है ना, आपके सर्वर पे ही मिलता है, और सबका पासवर्ड डिफरेंट रहता है। उसका कोई पर्टिकुलर पोर्ट नंबर नहीं होता कि इसी पोर्ट नंबर पे वो वर्क करेगा। जैसे सोनार क्यूब आपका 9000 पे ही वर्क करता है ना, ऐसे आर्गो सीडी का कोई सीन नहीं। उसका अलग से डिफरेंट सर्वर का डिफरेंट पासवर्ड मिलता है। वो तो देखो हम लोग बताएंगे, क्योंकि हमने बताया ना क्रेडेंशियल्स ऐड ऑन कराएंगे। बिल्कुल। सोनार क्यूब को ऐड ऑन करेंगे बट आर्गो सीडी को नहीं। मैं बताती हूँ, देखो आर्गो सीडी में इंटीग्रेशन की आपको क्या होता है, आपकी जो शेयर्ड रेपोजिटरी रहती है उनके साथ हमें इंटीग्रेशन की। अगर मैं जेनकिंस की बात करूँ, तो जेनकिंस के ऊपर जैसे अगर मैंने आर्गो सीडी का एक अलग से मेरे कुबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर आर्गो सीडी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, और हमें क्या करना होता है, आर्गो सीडी पे उस पर्टिकुलर रेपोजिटरी का यूआरएल देना पड़ता है, ठीक है। वो यूआरएल वो लेता है, देन डिप्लॉयमेंट करा देता है। तो वो ऑटोमेटिकली यूआरएल को ऊपर हिट करता है, एंड यूआरएल आपकी जो मैनिफेस्ट रेपो होती है ना, वो चेक करता है वो कहाँ पे पड़ी है। तो वो बेसिकली गिटलैब का यूआरएल हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उस यूआरएल पे देखेगा ये सारी की सारी फाइल्स पड़ी है, वहीं पे आपकी मैनिफेस्ट फाइल्स भी पड़ी होंगी, आपकी डिप्लॉयमेंट डॉट यामल और सर्विस डॉट यामल। वो चेक करेगा एंड देन डिप्लॉयमेंट करा देगा। और डिप्लॉयमेंट कराते टाइम वो आपको बताएगा पूरी की पूरी वर्जनिंग में कि भाई क्या क्या प्रोसेस डन हो रहा है, कौन कौन सा पैरामीटर रन हो रहा है एंड ऑल। एंड इवन इन केस मान लो उसने देख लिया, अभी सोर्स कोड तो बना ही नहीं है माविन से पहले वाले सर्वर के थ्रू, तो वो उस चीज में भी आपको एरर दिखा देगा। तो आपको उस तरीके से उसका इंटीग्रेशन नहीं करना होता, जस्ट आप अपनी शेयर्ड रेपोजिटरी दे दो। क्यों? क्योंकि आपकी गिटलैब के ऊपर ही तो आपकी पाइपलाइन रन होगी। पाइपलाइन एक बार रन हो गई, सोर्स कोड पूरा रेडी हो चुका है, अब उस पूरी की पूरी गिटलैब उस रेपोजिटरी का यूआरएल दे दो आर्गो सीडी पे। आर्गो सीडी देख लेगा इस पर्टिकुलर रेपोजिटरी पे एक हमारा जो सोर्स कोड था उसका एक सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है, उस सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट करानी है। तो वही आपको, और कुछ नहीं करना होता। आर्को स्टडी में इवन हम लोग तो डॉकर फाइल का ले लेंगे ना, क्योंकि क्यूबरनेटीज है तो उसके ऊपर हम लोग डॉकर के थ्रू पुश कराएंगे, तो डॉकर फाइल के थ्रू हम लोग आगे का प्रोसेस रन कर लेंगे। तो वही डॉकर के लिए भी आप क्या करो, या तो आप अलग से एजेंट बनाओ, या फिर आप माविन वाले में डॉकर का पैकेज डाल दो। थोड़े रिसोर्सेज कम लगेंगे, नहीं तो आप एजेंट क्रिएट करो उसका भी। टेराफॉर्म हम लोग शायद नहीं यूज करें, बट हाँ मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आप कर सकते हो, बिकॉज कंसेप्ट सेम ही है आपका सारा का सारा। आप वही चीज डिफरेंट डिफरेंट, हाँ डिफरेंट डिफरेंट अगर हम लोग टूल्स ऐड ऑन कर करके देखेंगे तो बात तो वही है। उसके लिए अब अलग अलग से आप उसके ऊपर वर्क करो, मतलब अलग अलग से प्रैक्टिकल डन करो हर एक चीज के लिए। तो मेरा जो मोटिव है, बिल्कुल ठीक है ठीक है, बिल्कुल। बट मेरा जो मेन मोटिव यही रहेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट रिलेटेड है कि किससे गिटलैब के थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और डिप्लॉयमेंट कैसे कराते हैं, उस चीज के ऊपर मेन मेन मोटिव रहेगा। बट हाँ मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप अपनी साइड से भी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के साथ उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट करके देखना। और अगर कोई इशू आता है क्लास में तो है ही। बिल्कुल। कनेक्टिविटी बन जाएगी, उसमें तो कोई इशू नहीं, वो तो आप एजेंट हम लोग डालेंगे ही डिप्लॉयमेंट के लिए भी एंड ऑल, हमारे बेसिकली इंटीग्रेशन के लिए। लेकिन जब आर्गो सीडी का हम लोग यूज करते हैं तो वो हमें ट्रैकिंग मॉनिटरिंग और बेसिकली बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और डिप्लॉयमेंट आपको करके दे रहा है, तो हमें इसीलिए हम लोग आर्गो सीडी का यूज करते हैं। नहीं तो आप एंसिबल का यूज कर लो। अगर आप एजेंट के थ्रू कर रहे हो तो एजेंट के ऊपर भी अगर आप कर पाते हो तो एजेंट के ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन डन कर रखी है। अगर भाई आपका लोकल एजेंट है, लोकल एजेंट के ऊपर आपने डाला ही नहीं है, तो आप किस तरीके से करोगे? उसके लिए तो आपके पास कोई डिप्लॉयमेंट टूल होना चाहिए ना। हाँ
वो तो चला जाता है। अब वही तो मैं बता रही हूँ, आप एजेंट लोगे तो इंस्टॉल करोगे, अब वो एजेंट जो इंस्टॉल करोगे वो आपका शेयर्ड रहेगा, शेयर्ड रनर जिसको बोलोगे। वो शेयर्ड रनर में ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन डन रहती है, ठीक है। अगर जब आपने, अगर मान लो वही आप लोकल बना रहे हो, तो लोकल में आप खुद से मैन्युअली करोगे, जहां पे आपको डिप्लॉयमेंट के लिए कोई टूल लेना पड़ेगा। नहीं आप ले रहे तो आप अगर शेयर्ड रनर पे ही, अगर मान लो आपने एंसिबल का पैकेज भी नहीं डाला, हाँ अगर आप शेयर्ड रनर के थ्रू कर रहे हो तो आप डिप्लॉयमेंट कर लोगे, बिकॉज वो एजेंट है, उसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट डन रहती है। बट अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन डन ही नहीं है, आपका लोकल रनर है, लोकल रनर पे आपने जस्ट बता दिया है कि इसका पर्टिकुलर पासवर्ड ये रहेगा, इसका पाथ ये रहेगा, ठीक है, तो आपको खुद से उसके अंदर पैकेजेस तो डालने पड़ेंगे, लाइक माविन का, सोनार क्यूब का डिप्लॉयमेंट के लिए, तो आपको लोकल में तो खुद से डालने पड़ेंगे। बाकी शेयर्ड रनर पे भी जहां तक मुझे आइडिया है, हमें पैकेजेस तो डालने पड़ते हैं, बिकॉज मैंने एक दो पाइपलाइन रन करी है जिसमें हमें अपना मार्विन का पैकेज अलग डालना पड़ रहा है, हमें सोनार क्यूब का अलग पैकेज डालना पड़ता है। और डिप्लॉयमेंट के लिए भी आर्गोसीडी का मैंने यूज किया था अलग से, बट स्टिल अगर आप कह रहे हो कि शेयर रनर के थ्रू हो जाता है, वो भी हम लोग देख लेंगे। बट जहां तक मेरे को पता है, हम लोग को पैकेज भी एक्स्ट्रा डालना पड़ता है इंटीग्रेशन के प्रोसेस के लिए, ताकि डिप्लॉयमेंट एंड ऑल सब हो सके। हाँ सोनार क्यूब लेंगे हम लोग एनालिसिस के लिए ना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आर्को सीडी का इतना नॉलेज होने की नीड नहीं, जस्ट आप जैसे अब हम बाकी टूल्स के ऊपर पढ़ते हैं, जरूरी नहीं आप हर एक टूल्स की आपको नॉलेज होना, आपको मेन मेन चीज पता होना चाहिए, जितना हमारा भी वर्क हो रहा है। हाँ बट अगर आगे जाके आपको पता है आपको आर्गो सीडी पे भी वर्क करना है, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि अब देखो आर्गो सीडी पे राइट ना हमारा वर्क ज्यादा नहीं है, बट कभी कोई एरर आ गया, कोई ट्रबल शूट करना पड़ गया, तो उस केस में आपको नॉलेज होना कंपलसरी है, क्योंकि आप इजीली ट्रबल शूट कर सको। बट नहीं तो आप फिर उसकी रिलेटेड कमांड्स देखो कि किस तरीके से ट्रबल शूट करेंगे। बट आर्को सीडी में इतना कुछ नहीं होता, जस्ट आपको कुछ नहीं करना होता, अपने सर्वर पे उसका पैकेज इंस्टॉल करो, पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आर्को सीडी की खुद की एक बेसिक डॉट यामल नाम की एक फाइल बनती है, वो फाइल बनेगी, एक खुद की उसकी सर्विस बनेगी, उसको एक्सेस करो, पर्टिकुलर आर्गो सीडी को, ठीक है। आर्गो सीडी को एक्सेस करोगे, लॉगिन आईडी कंसोल जो पासवर्ड होता है वो आप दो, देन उसके बाद आपको वहां पे उसका एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म, आपको पूरा का पूरा यूआई इंटरफेस मिल जाएगा आर्गो सीडी का, जहां पे आप अपनी देखोगे कि किस तरीके से आप एक्सेस कर पा रहे हो, डिप्लॉयमेंट करते हो। तो ये हम लोग कवर अप करेंगे, जो कि अभी ऐसे वर्बली नहीं समझ आएगा जब तक कि प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। तो इतना कुछ नहीं है जरूरी कि आप आर्गो सीडी को 8 to 10 बताया था किसी ने। नहीं हमारा तो जहाँ तक मुझे आते बेसिकली, आपके गिट लैब का जो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, दैट्स वाई इसका इतना टाइम नहीं रखा, क्योंकि ज्यादा टाइम फिर वही आपका थोड़ा सेम ही चीज वो रिपीट हो जाती है, मतलब थोड़ा इरिटेट और बोरिंग हो जाता है कि आप सेम चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हो। और अगर प्रोजेक्ट की बात है तो 2-2 घंटे ठीक है, अब थ्योरी एंड कंसेप्ट में बहुत लंबा खींचना भी ठीक नहीं होता। तो मोस्टली आपका जो टाइम है वो 7:32 आपका इतना ही रखा गया है, क्योंकि इसका इतना बड़ा 15 आवर्स का तो कंटेंट है। स्टिल अगर आप लोग को 2 आवर्स के लिए प्रेफरेबल है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारी साइड से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके नो इश्यूज विथ मीन्स, अच्छा आप ये कह रहे हैं 8:32 हम लोग 10:30 तक अराउंड कर लें। नो इश्यूज कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ना एक बारी हेल्प डेस्क पे और पिंग कर देना अपनी साइड से, बिकॉज मैनेजमेंट एंड ऑल उन्हीं की साइड से सब होता है, ठीक है। तो वो आपको एक बारी और बता देंगे। यस। हाँ जी। वही चीज है फिर, देखते हैं चलो। हम्म, ज्यादा ना आप, नहीं तो कोई नहीं, अगर बाकियों को कभी इश्यू आता है तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हो, ½ एन आवर अलग से क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। जैसे किन्हीं किन्हीं का अगर ऑफिस है वो जा सकते हैं, बट बाकी अगर कोई डाउट आता है।
आगे की क्लास में हम लोग गिटलैब एक बार देखेंगे कि बेसिकली गिटलैब क्या है, उसका यूआई, एंड एक छोटा सा प्रोजेक्ट और डन करेंगे, नॉर्मल आपका बेसिक पहले। ठीक है, फिर आगे जाके हम लोग मेन मेन जो हमारे प्रोजेक्ट्स रहेंगे उनके ऊपर फोकस करेंगे, एंड रनर्स के ऊपर और डिस्कशन करेंगे थोड़ा। तो एक पूरा का पूरा फ्लो चलेगा ये आपका। इंस्टॉलेशन हम देखेंगे, इंस्टॉलेशन भी, बट बाकी कुछ इंस्टॉलेशन में है नहीं, आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप गिट इंस्टॉल करते हो, गिटलैब भी वही है, यम इंस्टॉल गिटलैब जस्ट, और कुछ नहीं। तो इंस्टॉलेशन इसका कुछ खास नहीं है। हाँ, वो हाँ बिल्कुल, वो देखेंगे हम लोग कि किस तरीके इस पे पुश करना है, पुल करना है। बेसिकली आपका जो गिटलैब है ना, हाफ है, आधे से ज्यादा आपका गिट है, और पूरा का पूरा बाकी का जेनकिंस है। तो इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप पहले पूरा गिट कर लो, जिस तरीके से गिट के ऊपर पुश एंड पुल क्लोन करते हो, एंड देन बाकी जेनकिंस की तरह आप इसके ऊपर एक फाइल लॉन्च करो, फाइल के अंदर पैरामीटर डाल दो बस। हम लोग AWS लेंगे, बिकॉज AWS ज्यादा ठीक है आपका, इजी टू अंडरस्टैंड है थोड़ा। बाकियों में गूगल क्लाउड भी ले सकते हो, इनकेस अगर नहीं है जिनके पास, बट गूगल क्लाउड पे वही थोड़ा ना, आपका की एंड ऑल का इशू आ जाता है। हाँ, इजी टू अंडरस्टैंड। क्लास आपकी सैटरडे रहेगी। संडे को क्लासेस नहीं है, सैटरडे सैटरडे आपको ये आई थिंक इन्फॉर्मेशन हेल्प डेस्क पे मिली होगी ना सबको, है ना? क्योंकि सैटरडे सैटरडे क्लासेस, बेसिकली गिटलैब आपका छोटा सा टूल है, तो इसीलिए हम लोग इसके ऊपर इतना डेप्थ भी नहीं जा रहे, इतना टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मेन प्रोजेक्ट्स ही है इसमें, और कुछ नहीं है, और प्रोजेक्ट्स में कभी कभी लग ही जाता है 2-2 घंटे। संडे एक्चुअली क्योंकि हमारा भी एक दिन ही ऑफ होता है, सो दैट्स व्हाई मैं संडे हमारी इसलिए ऑफ रहती है, एंड फ्राइडे तक ऑलरेडी और क्लासेस भी रहती है। आपके बिल्कुल। लेक्चर्स तो देखो, ऐसे मैं आपको पर्टिकुलर नहीं बता सकती, बिकॉज लेक्चर्स कभी कभी क्या होता है, एक ही दिन में 3 लेक्चर भी कवर अप हो सकते हैं, एक ही दिन में कभी 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। क्योंकि थ्योरी भी बताएंगे और हम लोग प्रैक्टिकल को भी कवर अप करेंगे, बट बाकियों में अगर हम लेक्चर्स की बात करें, तो लेक्चर में हम एक लेक्चर में थ्योरी बताते हैं, एक लेक्चर में आपका प्रैक्टिकल जाता है, तो वो लेक्चर के अकॉर्डिंग तो ऐसे मैं आपको पूरा नहीं बता सकती, बट या आपको कंटेंट का इसलिए मैं टाइमिंग्स बता रही हूँ, टोटल 15 आवर्स का है, तो 15 आवर्स के अकॉर्डिंग आप समझ ही सकते हो, ज्यादा इतना भी कुछ है नहीं। प्रैक्टिकल ही है बेस्ड इसके ऊपर मोस्टली मोस्टली ना। ठीक है। सो बाकी इसमें और कुछ नहीं है, कंटिन्यू इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यू डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट, जस्ट आप डिप्लॉयमेंट करते हो विद द हेल्प ऑफ CI/CD टूल्स, जो कि आपका जेनकिंस रहता है एंड गिटलैब रहता है। एंड देन गिटलैब क्या होता है, उसका यूआई कैसा है, ठीक है, यूजर इंटरफेस, एंड कैसे प्रोजेक्ट्स डन होते हैं एंड ऑल, ये हम लोग आगे की क्लासेस में डन करेंगे। सो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करें, अगर आप सबको कोई इशू ना तो। मेल आप मेल आप जो बताओगे हेल्पेक्स को, मेल आईडी आप दे देना। आप सब या करना, आपके पास आई थिंक ग्रुप है ना गिटलैब की एक बैच का, उस ग्रुप पे आप सब अपनी आईडी सेंड कर देना, सब दे देना आज ही, तो आपको मिल जाए। अच्छा, मैसेजेस नहीं आना। ठीक है, ठीक है। क्लास प्लस का स्टोरेज वो बहुत चार्जेबल है, उसका चार्जेस अलग लगता है हर कोर्स, अगर हम एक एक कंटेंट भी डालेंगे ना, तो उसका अलग अपना वो स्पेस लेता है, और हमें पता ही है, अगर हम किसी पर्टिकुलर दूसरी थर्ड वेबसाइट का अगर स्पेस ले रहे हैं, तो वो थर्ड वेबसाइट तो अपना रेंट मांगेगी ना, कमीशन। यस, वंस अगेन। हाँ जी। हाँ, वीडियो आज ही आपको शेयर हो जाएगी, मैं ही ड्राइव पे डालूंगी, अब ड्राइव पे आपको एक्सेसिबल हो जाएंगी, तो आपकी जो आप मेल आईडीज हैं आप शेयर कर देना एक बार हेल्पेक्स पे, तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगी सेम वीडियो। ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इसको देख लेती हूँ बाकी एक बार। ठीक है, आप अपने सब अपने एक बारी पॉइंट ऑफ व्यू दे देना। बिकॉज क्योंकि क्या होता है, कभी कभी लोग के औरों के ना वो भी होते हैं ऑफिसेज, जैसे अभी बताया शिवम ने, तो उस चीज को भी देखना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग थोड़ा अर्ली भी कर लेंगे, उसमें भी कोई इशू नहीं। अगर आपको 2 आवर्स। ठीक है, जैसे ठीक है आपको ठीक लगे, आप एक बारी हेल्प डेस्क पे बता देना अपने अपने कंसर्न। ठीक है, क्योंकि वो ही मैनेजमेंट एक बार। नहीं, हेल्प डेस्क आपका सेम आई थिंक वही नंबर है आप लोग को, शायद जहां तक आए। सौरभ मागर आई थिंक आप हैंड रेस कर रहे हैं, आपका कोई डाउट है? गिटलैब की इंटीग्रेशन किन सर्विसेज के साथ होगी, आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं? क्यूबिनिटीज को देखो मैनेज, अब देखो मैनेज क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको। क्यूबिनिटीज के ऊपर ही हमारा डिप्लॉयमेंट होगा। अब क्यूबिनिटीज को मैनेज। अच्छा, एडब्ल्यूएस आपका, एडब्ल्यू एडब्ल्यू। हाँ जी। आप कर सकते हो अपने एंड से, बट हम लोग जीके नहीं लेने वाले, बिकॉज वही है, फिर ये और ज्यादा आपका फिर कंटेंट आपका 15 आवर से ज्यादा खिंच जाएगा। क्योंकि जीके आपका जो है ना, पूरा का पूरा जीके के अंदर कवर अप होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो बेसिकली डेडिकेटेड टूल है आपका गिटलैब का, इसके अंदर जीके एंड ऑल ये सब एक्स्ट्रा है। हाँ जी। हाँ, प्रोजेक्ट्स आपको मिलेगा। आई थिंक आप सबको कंटेंट शेयर हुआ है। कंटेंट आप एक बार ले लेना, ठीक है? कंटेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। आज मैं ग्रुप में और सेंड कर देंगे, क्योंकि आई थिंक कंटेंट मैंने मोस्टली सबको प्रोवाइड किया है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है। सो जीके का तो आप जीके पे ट्राई करोगे ना, अब एक जीके पे अंडरस्टैंड करोगे। ये तो गिटलैब है, ये तो प्रो आपका। वो तो ठीक है। बाकी जीके का देखो, क्योंकि मेरे को भी अपने एंड से एक बार पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे को भी कंटेंट शेयर हुआ है सेम एज इट इज आपके वाला ही मिला है, तो मुझे भी उसी वे में चलना पड़ेगा। स्टिल एक बारी मुझे आस्क करना पड़ेगा, एंड आप अब एक बारी अपनी हेल्प डेस्क पे और कंसर्न दे देना, क्योंकि मेरे एंड से ऐसे पॉसिबल नहीं है कि मैं अपनी साइड से आपको कुछ अलग से और एक्स्ट्रा पढ़ा दूं। जितना कंटेंट हमें शेयर किया जाता है, हमें उतना ही डिलीवर करने को बोला जाता है। ठीक है। अगर मैं अपनी साइड से एंड से बहुत ज्यादा दे रही हूँ, तो वो मेरे लिए भी बात आ जाएगी ना, कि इतने आवर्स का कंटेंट है, इतनी दिन खींच रहा है, तो क्या हो रहा है क्लास में। सो ये पॉसिबल नहीं कि मैं। इश्यू की बात नहीं होती। देखो, आई कैन अंडरस्टैंड, इशू की बात नहीं होती। देखो, सबको टाइम लिमिट मिलता है कि आपको इतने टाइम तक अपनी क्लासेस को बाइंड अप करना है, समझ रहे हो? उसी वे में मुझे भी चलना